नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, जंतर मंतर पर आंदोलन के बाद से मोदी सरकार की परेशानी बढ़ती जा रही है। सड़क का आंदोलन तो मोदी ने खत्म करवा लिया, लेकिन संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अब उसका घेराव हो रहा है। आज संसद में प्रियंका गांधी ने किस तरह मोदी सरकार को जंतर मंतर आंदोलन को लेकर घेरा है, आइए जरा उसकी बानगी सुनते हैं। आज से सुनवाई जो है यहां पर कार्यवाही शुरू हुई है और उस कार्यवाही में यानी संसद में लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई जो चल रही है उसमें एक सबसे बड़ी चीज है कि अब जो नीट पेपर लीक और ऐसे तमाम अलग अलग पेपर में जो चोरी होती है, वहाँ जो लीक होता है, उसके खिलाफ एक विधेयक सरकार लेके आ रही है। उस विधेयक पर चर्चा चल रही है। चर्चा में बोलते हुए प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। कि क्या जरूरत थी एक मासूम बच्ची पर इस तरह दमन करने की? क्या जरूरत थी उन छात्रों पर आंसू गैस चलवाने की, उन पर लाठियां बरसाने की, उन पर वाटर कैनन्स चलवाने की? क्या जरूरत थी उन नौजवान लड़कियों को जलील करते हुए उनके कपड़े फाड़ने की, उनको बेरहमी से गंदी तरह पिटवाने की? देश के युवाओं पर पैलेट गन्स और AK-47 चलवाने की क्या आवश्यकता थी? क्या वे आतंकवादी थे? क्या आतंकवादी हैं? टेररिस्ट हैं? हाँ, कांग्रेस बोल रही है। हाँ, कांग्रेस बोल रही है। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। कांग्रेस बोल रही है, जवाब मांग रही है, जवाब दीजिए। कौन जवाब देगा? कौन जवाब देगा? गृह मंत्री जी जवाब देंगे। किसने ऑर्डर दिया? किसने ऑर्डर दिया पैलेट गन्स चलाने के लिए? किसने ऑर्डर दिया? आपके माध्यम से मैं पूछती हूं अध्यक्ष महोदय, किसने ऑर्डर दिया? प्रधानमंत्री जी ने दिया? गृह मंत्री जी ने दिया? जवाब देंगे? पूरा देश पूछ रहा है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं पूछ रही है, पूरा देश पूछ रहा है। अध्यक्ष महोदय, देश के माता पिता पूछ रहे हैं, छात्र पूछ रहे हैं, अध्यापक पूछ रहे हैं, पूरा देश आज ये पूछ रहा है। और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस सवाल का जवाब दें। क्यों डरते हैं आप इस देश के नौजवानों से? क्यों डरते हैं आप इस देश की बुलंद आवाज से? और उस आवाज को दबाने का हक आपको किसने दिया है? तो प्रियंका गांधी ने कहा है कि मोदी जी को कैमरे का एंगल नहीं बल्कि दिल का एंगल बदलना होगा। ये बात भी आज कही प्रियंका गांधी ने कि कैमरे का एंगल आप बदल बदल के जो रील बना रहे हैं, बेहतर है कि दिल का एंगल बदल लीजिए, आपको बदलना होगा। उन्होंने कहा कि युवाओं के साथ बर्बरता हुई है, इसे स्वीकार कीजिए। अगर देश का युवा निराश हो गया, उसकी उम्मीद टूट गई, तो वो भारत की हार होगी। विपक्ष इस बार पहले से कहीं ज्यादा हावी दिखाई दे रहा है। ऐसे में मोदी सरकार भले अपना दम दिखाने के लिए कहीं धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत करे या उसकी जगह प्रहलाद जोशी को लाकर शिक्षा और परीक्षा में सुधार का दावा करे, लेकिन आज राहुल गांधी ने जो हमला प्रहलाद जोशी को लेकर किया है, उसके लिए शायद बीजेपी तैयार नहीं होगी। आइए सुनिए जरा राहुल गांधी को। The education minister of India, who after all these young people were protesting about the education system, And so many girls, and so many girls are protesting, they've been beaten, they've been thrashed. The BJP puts a man who is a defender of rapists. That's the most filthy type of man. There can be no filthier man than somebody who says that rapists need protection. That is the education minister of India today. It's strange. It's a strange reaction from the Prime Minister that there are so many people in his cabinet. He could have chosen any one of them, but he chooses a person who protects rapists. It's quite amazing. Thank you, sir. यहां साफ साफ इन्होंने कहा राहुल गांधी ने कि कई हो सकते थे, इनके कैबिनेट में आ सकते थे, कई लोग हैं जो शिक्षा मंत्री बन सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसे आदमी को शिक्षा मंत्री बनाया है जिन्होंने रेपिस्ट को प्रोटेक्ट किया। और यही बात प्रियंका गांधी ने भी सदन में कही है। प्रियंका गांधी ने सदन में कहा कि प्रधानमंत्री जी, नए शिक्षा मंत्री के तौर पर एक ऐसे व्यक्ति को आपने चुना है जिसने एक गर्भवती रेप पीड़िता के दोषियों की रिहाई पर सहमति व्यक्त की है।
इस पर सत्ता पक्ष हंगामा करने लगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इस पर आपत्ति जताते हुए प्रियंका गांधी से माफी मांगने की मांग की। उन्होंने इस नए शिक्षा मंत्री का चरित्र हनन बताया और उनकी टिप्पणी को रिकॉर्ड से हटाने की मांग की। ये किरण रिजिजू ने, लेकिन सुनिए जरा प्रियंका गांधी को। यकीन करें, प्रधानमंत्री महोदय जी ने नया शिक्षा मंत्री चुना, एक ऐसे व्यक्ति को इस पद पर आसीन किया जिसने एक गर्भवती महिला के बलात्कारियों की रिहाई पर अपनी सहमति व्यक्त की, खुशी जताई। देश की करोड़ों लड़कियों को प्रधानमंत्री जी ने क्या संदेश दिया? सच्चाई बोल सर, अखबारों में है, अखबार में नहीं। मेरा कुछ भी बोल के चले जाते हैं क्या? अरे ये तो कैसे क्या है इनके पास? ऐसे ही कोई आरोप लगा दीजिएगा। कोई नियम कानून नहीं है। अध्यक्ष महोदय जी, जो श्रीमती प्रियंका वाड्रा गांधी जी बोल रही थी, तो बीच में उनके वहां से भी टोका टोकी पहले भी हुए, हमारे यहाँ से भी हुए थे। अभी हम लोग तो शांति से सुन रहे हैं, लेकिन जो अभी अभी हमारे वर्तमान नए शिक्षा मंत्री को जो उन्होंने टिप्पणी की, कैरेक्टर असैसिनेशन है एक तरीके से संसद में, और इस तरीके के भाषा हम उम्मीद नहीं करते हैं। मैं इसमें प्रहलाद जोशी जी ने भी खुद कहा है, एक तो उन्होंने प्रियंका जी ने जो गलत बात कही है रिकॉर्ड पे, उसको रिकॉर्ड से हटा दिया जाए। दूसरा इस तरह का भाषा का इस्तेमाल ना करें। आपने डिबेट से पहले आपने अपील किया कि संसद में डिबेट का स्तर को नहीं गिराने चाहिए। उनके पार्टी के वो सीनियर लीडर है, वो पहली बार चुन के आए हैं, मगर उनके पार्टी में सीनियर है, जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए। अगर पूरा ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते हैं तो मैं ये मानता हूं कि उनको क्षमा मांगना चाहिए सदन से। तो सुन लिया आपने, यहां पर बात जो है बहुत दूर तक चली गई। नए शिक्षा मंत्री ने एक गर्भवती रेप पीड़िता महिला के जो गुनाहगार हैं उसकी रिहाई के लिए सहमति जताई। ये लाइन यहां प्रियंका गांधी ने कही और इसके बाद बवाल मच गया। प्रियंका गांधी ने कहा कई अखबारों में छपा है और वो मैं प्रूफ दे सकती हूँ, यानी ऑथेंटिकेट कर सकती हूँ। और यहाँ किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उनका कहना है कि प्रियंका गांधी इसे ऑथेंटिकेट करें और या माफ़ी मांगे। और उसके अलावा उन्होंने जो कहा है इसको कार्यवाही से निकाल दिया जाए, एक्सपंज कर दिया गया। आप जानते हैं, एक्सपंज कर दिया जाए। आप जानते हैं कि जितने भाषण, जो भी भाषण देता है, जो भी सदस्य भाषण देता है, सब कुछ रिकॉर्ड में आता है, लिखा जाता है, रिकॉर्ड में रहता है। आज से 50 साल बाद भी अगर देखेंगे आप कि 28 जुलाई 2026 को प्रियंका गांधी ने जब भाषण दिया था तो क्या बोला था शिक्षा नीति पे, तो वो सब कुछ आ जाएगा। जितनी चीज़ें यहाँ रखी गई हैं, लेकिन जितनी चीज़ें निकाल दी गई, एक्सपंज कर दी गई, वो नहीं आएंगी। लेकिन यहाँ पर क्या आज इसे एक्सपंज किया जाएगा, अभी से थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। ये सारी बातें बता रही हैं कि बीजेपी के पास अब अपने बचाव के रास्ते कम हो रहे हैं। हालांकि फिर भी उसकी हनक जा नहीं रही है। आज तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि देश भर में छात्र प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिसकर्मियों में के घायल होने के आरोपों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो, और साथ में ही संकेत दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि वो इस मामले की जांच के लिए पूर्व
सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में एसआईटी यानी विशेष जांच दल गठित कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और केरल की सरकारों से जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस बी मोहन की बेंच, यानी 3 जजों की बेंच यहां पे है, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस बी मोहन। इन तीनों जजों की बेंच ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए निर्देश दिया है कि जिन छात्रों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है उन्हें तत्काल रिहा किया जाए और उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह राहत सभी छात्रों पर लागू होगी, चाहे उनकी उम्र 18 साल से अधिक ही क्यों ना हो, यानी 18 साल से कम या अधिक कुछ भी हो, उन पर भी, सब पर यह लागू होगी। इधर बिहार सरकार ने भी कल 27 जुलाई की देर शाम नीट प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की घोषणा की थी। जरा उस बिहार सरकार की तरफ से जारी जो विज्ञप्ति है वो ले आइए स्क्रीन पर। और उस विज्ञप्ति में कहा गया है कि राज्य भर में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान 26 जुलाई की शाम 6 बजे तक दर्ज सभी एफआईआर वापस ली जाएंगी और जल्द ही सभी गिरफ्तार लोग रिहा कर दिए जाएंगे। हालांकि इस घोषणा की, ये चिट्ठी देखिए, ये कल देर रात ये चिट्ठी आई है, इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अखिलेश यादव की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कल रात वाली देर रात लगभग 11 बजे रात को अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। माफी चाहूंगा तेजस्वी यादव ने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तेजस्वी यादव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जरा उसको ले आइए कल रात। उसके बाद आज उन्होंने क्या कहा है वो भी देखेंगे, लेकिन कल रात का सुनिए। ये इंक्वायरी कब कराएंगे भाई? कौन गोली चला दिया? क्या थोड़ी सी भी लाज शर्म है सम्राट चौधरी में कि वेदांता कितना दूर है? जाए मिले, पूछे उनसे कि क्यों छात्र क्या कर रहे थे। उनसे बात करने में मुंह में दही जमल है। यही ना भर्ती है पटना में, AK-47 से गोली चला ना, हम गए, वो क्यों नहीं गए? वो झाल बजा रहे हैं। वो तो मुख्यमंत्री है भाई कि राजा हैं। कल तो भाषण दे रहे थे राजा और सेवक का। कथनी और करनी में देख लीजिए अंतर। सेवक जा ही नहीं रहा है, सो कॉल्ड सेवक। ना मजदूर के पास जा रहा है, ना नौजवान के पास जा रहा है, ना किसान के पास जा रहा है, ना झुग्गी झोपड़ी वाले के पास जा रहा है, बुलडोजर चला रहा है। राजे लोग ना बुलडोजर चलाता है झुग्गियों पर, सब्जी बेचने वाले पर, फल बेचने वाले पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, रोड से उठा के फेंक दिया जा रहा है, नौजवानों पे सीना पे गोली मार दिया जा रहा है। इस सेवक का काम है कि राजा का काम है? सम्राट चौधरी जी, अभी भी मौका है, सुधर जाइए। मुख्यमंत्री हो गए हो यार, जिम्मेवारी वाली पद है। खाली तेजस्वी यादव और लालू यादव को गाली दे करके मोदी और अमित शाह जी को खुश करने से नहीं चलेगा। जब तक जनता खुश नहीं है, अगर जनता नाराज हो गई ना, तो ना मोदी जी रहेंगे ना सम्राट चौधरी रहेंगे। ये बात समझने की जरूरत तेजस्वी जी आज बंटी यादव के घर पे भी आप गए थे और अब हो गया। तो हम तो वहां पे आप सब लोग से बात लगातार आप मुलाकात कर रहे हैं पीड़ित परिवारों से। भरत तिवारी के यहाँ जाएंगे, न्याय की बात भाई हम सबकी बात कर रहे हैं। सैकड़ों में, हम तो बोल रहे हैं डेली गोलियां चल रही हैं दोस्तों। पहले तो अपराधी चला रहा था, पुलिस भी अपराधी बन के छात्रों पे गोली चला रहा है। कितना बलात्कार हो रहा है, कितना डकैती हो रहा है, हत्या हो रहा है, अपहरण हो रहा है। अब पेपर खोलेगा तो पेपर लाल है। तेजस्वी का दिन भर माला जपने से सत्ता पक्ष के लोगों को कुछ होने वाला नहीं है। अरे काम कीजिए काम। और जो खजाना खाली हो गया है और जो चुंगुल में जो लोग भ्रष्टाचारी अधिकारी रिटायर्ड जो लोग हैं, आज भी वही बिहार चला रहा है और सम्राट से समझौता हो गया है। उनको चाहिए क्या? सम्राट चौधरी को गाड़ी मिल गया, बंगला मिल गया, सिक्योरिटी मिल गया, इसी में वो मस्त है। बाकी पर कुछ कहेंगे? चलिए। तो सुन रहे थे आप यहां पर तेजस्वी यादव को जो सम्राट चौधरी पर सीधा हमला कर रहे थे।
और सीधा हमला कर तो रहे थे, लेकिन आज मंगलवार को, ये कल की बात थी, आज मंगलवार को दोपहर 3 बजे तक गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों की रिहाई नहीं हो सकी है, ऐसी खबर है। आज अभी से 3 बजे तक की मैं बात कह रहा हूं, मंगलवार आज का दिन, और जो गिरफ्तार प्रदर्शनकारी थे बिहार में, उनकी रिहाई नहीं हो सकी है। लेकिन इतना तय है कि अगर इस बार बीजेपी सरकार ने छात्रों के मामले में टाल मटोल का रवैया अपनाया तो ये दांव उसकी सत्ता भी छीन सकती है। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर कर रहे रोड शो के दौरान तेजस्वी यादव ने आंदोलन की चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर सरकार बुधवार शाम 7 बजे तक, यहां देखिए, अगर सरकार बुधवार शाम 7 बजे तक स्टूडेंट्स को रिहा नहीं करती है, उन पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं लेती है, तो 30 जुलाई की सुबह 7 बजे से पूरे बिहार में आंदोलन होंगे। आपको बता दूं कि बिहार में छात्र आंदोलन के दौरान 59 यानी 59 FIR हुई, जिनमें 999 नामजद अभियुक्त थे और इनमें से 407 की गिरफ्तारी हुई। आइसा की चीफ यानी आइसा अध्यक्ष नेहा बोरा ने भी छात्रों की रिहाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। और दूसरी तरफ एक तो ये बिहार की खबर आ गई, बिहार में बता दिया गया कि हम ऑलरेडी कर रहे हैं, गिरफ्तारी जिनकी हुई है उनको छोड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं छोड़ा गया। दूसरी तरफ असम ने भी कह दिया कि हम भी छोड़ रहे हैं, असम सरकार की भी विज्ञप्ति आ गई और तेज प्रताप को हालांकि रिहा कर दिया गया है। तेज प्रताप यादव भी थे गिरफ्तार, उनको रिहा कर दिया गया है। असम सरकार ने भी कह दिया कि छात्रों की रिहाई हम कर देंगे जितनों को गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र से भी खबर आ रही है कि वहां से भी आ गई है चिट्ठी कि हम रिहा कर रहे हैं। तो बिहार, असम, महाराष्ट्र, अभी बाकी राज्यों में से मध्य प्रदेश है, उसमें पश्चिम बंगाल है, खासकर जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहां छात्रों के ऊपर काफ़ी जुल्म ढाया गया है। और वो सब कुछ ऐसी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं बिहार से और दूसरे राज्यों से जहां बच्चों को बहुत पीटा गया है, बहुत ज़्यादा, और बिहार में तो बहुत ज़्यादा। बच्चे जाकर वॉशरूम में छिप गए, अलग अलग वॉशरूम से दरवाजा तोड़ के पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस, और बहुत मारा है। वो तस्वीरें हम दिखा नहीं सकते, विभत्स तस्वीरें, आपको भी डर लगने लगे ऐसी तस्वीरें हैं, लेकिन वो तस्वीरें सिर्फ आपको बयां कर रहा हूं कि पीटना नहीं, बहुत पीटा गया है और ये दुर्भाग्यजनक है। ये डबल इंजन की सरकार ने ऐसा किया है। तो कुल मिलाकर दिख रहा है कि अब मोदी सरकार के लिए मुश्किल भरे दिन आ रहे हैं, मुश्किलों का दौर शुरू हो चुका है। क्या उसे इस कठिनाई से निकलने का सही रास्ता मिलेगा या वो अपने पुराने तौर तरीकों में फंसकर सत्ता गंवा देगी? आज इसी पर चर्चा करेंगे। छात्रों ने कैसे अल्टीमेटम दे दिया है, कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, एक अल्टीमेटम भी है, उस पर भी चर्चा करेंगे। और चर्चा ये कि कैसे संसद में आर पार की लड़ाई चल रही है। आइए शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे परिचय कराता हूं। आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे साथ 4 वरिष्ठ साथी हैं। प्रशांत टंडन जी हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं और शकील अख्तर जी हैं। आप सभी का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल अब तमाम दोस्तों, साथी, शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, उनका भी जो जुड़ने वाले हैं उनका भी स्वागत करता हूँ। पहले ओपनिंग कमेंट स्वामी जी आपसे ही, फिर शकील जी आपके पास आता हूँ, प्रशांत जी और अमलेंदु जी आपके पास भी आता हूँ। स्वामी जी, सब कुछ रख चुका हूँ इस पूरे घटनाक्रम पर, संसद से लेकर सड़क तक। सड़क पर अभी जिस ढंग से आंदोलन हुआ, उस आंदोलन के बाद संसद में भी विपक्ष जो है उसका हाई जोश जो है वो हाई है। लेकिन उन सब के बीच नरेंद्र मोदी की सरकार अपने पुराने ढर्रे पर चलती हुई दिखाई देती है। कैसे आप देखते हैं? राजीव, ढर्रे पे चलने का तो मैं दर्शन नहीं कर रहा हूं। मुझे तो ये लग रहा है कि सरकार जो है बुरी तरह से डरी हुई है। और जैसे आपने फिल्मों में देखा है कि शुरू में होता क्या है कि 10-12 गुंडे हथियार लेके आते हैं और 10,000 के गांव में अपने हथियार को दिखा के उनको रूल करते हैं और अपनी मनमानी करते हैं। और उसके बाद जब पूरी जनता, गांव वाले अपना सामने आ जाते हैं तो वो भागते हुए दिखाई पड़ते हैं। उसके बाद जो विलेन है वो पिक्चर के अंत में उसकी पिटाई होती है। तो मुझे लगता है, देखिए, परिस्थिति वो बन गई जो हम लोग नहीं कर पाए, जो बुजुर्ग नहीं देश के कर पाए, जो युवा नहीं कर पाए, वो हमारे जनजी ने कर दिया। और अब आपने देखा कि फतेहपुर के अंदर क्या हुआ। फतेहपुर के अंदर एक इंटर कॉलेज के अंदर वहां पे जो बच्चे थे वो 200-250 बच्चों ने प्रिंसिपल के दफ्तर को घेर लिया और उनसे कहा कि हमारे कॉलेज के अंदर ना तो बिजली ठीक आती है, ना पानी है, ना टॉयलेट की व्यवस्था है, आप इसे ठीक कराइए।
देखिए हम यही चाहते हैं, हम ये चाहते हैं जो भी सत्ता में बैठे वो अकाउंटेबल हो और जो उसको पैसा मिले उसका सदुपयोग हो और बच्चों को देखे कि उनको वो सुविधाएं मिल रही है जिसके लिए उसको वहां बिठाया गया है। भाई जैसे मैं जब अध्यापक था राजीव जी, तो मैं तो हमेशा कहता था, जब भी बच्चों को संबोधित करता था, मैंने कहा जब तुम्हारी क्लास में टीचर आए, मेक हिज लाइफ हेल, और टीचर्स के सामने बोलता था। मैंने कहा टीचर्स को बुरा लगता है तो बुरा लगे, टीचर्स को ये नहीं लगना चाहिए कि वो क्लास में आए, जो बनाए पढ़ा के चले जाएं, क्योंकि बच्चे फीस दे के आते हैं, उनके माँ बाप वहां पे अपेक्षाओं के साथ उनको भेजते हैं। तो ये बच्चों का और बच्चों के माँ बाप का अधिकार है कि अध्यापक उनको वो चीज पढ़ाएं जो जिज्ञासा है उसको शांत करें। उसी प्रकार से जो सरकार में बैठा हुआ व्यक्ति है उसका ये कर्तव्य है कि बच्चों के, और यहां आपने देखा जैसे आपने बिहार में बताया टॉयलेट्स के अंदर घुस घुस के मारा, आपने दिल्ली, अरे भाई बच्चों को जब आपने एक वो कर लिया, एक समझौता कर लिया कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों से कि बच्चों को प्रताड़ित नहीं करेंगे, और अब तो ये खबर आ रही है जो आपने देखा कि अखबार के अंदर ये सूचना मिली है कि जो ये पैलेट गन चलाने का आदेश दिया था एक डीसीपी महोदय ने दिया था, जिसकी सूचना, जिसके आंकड़े वहां दर्ज हैं पुलिस थाने में। अब ये बताइए क्या एक डीसीपी को या पुलिस अधिकारी को ये अधिकार है जो पैलेट गन कभी नहीं चला, जो ऐसे आतंकवादियों के ऊपर चलता है या जहां बहुत ज्यादा ऐसी उग्र भीड़ होती है, जहां पे ऐसे लोग हों जो अलगाववादी हो या देश के विरुद्ध हो, ये बच्चे जो निहत्थे थे उनके ऊपर पैलेट गन आप चला देंगे? बिहार के अंदर ये पता चल रहा है कि साहब वो कहीं और जा रहा था सिपाही और वो वहां पे फंस गया, फिर आत्मरक्षा में उसने AK-47 चला दी। देखिए ये सब कहानी किससे नहीं चलेंगे, और ये बात बिल्कुल पक्की है। आपने देखा कि अपराजिता सारंगी जो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनकी बेटी ने भी एक स्टेटमेंट दिया और उसको विड्रॉ करने से मना कर दिया, जबकि उनकी माताजी बीजेपी के MP हैं। आसाम के मंत्री ने ऐसा कर दिया। धर्मेंद्र प्रधान साहब की खुद बेटी ने अपने अकाउंट को बंद कर दिया क्योंकि उनपे भी अपने पीयर ग्रुप का प्रेशर पड़ रहा है। तो देखिए वास्तविकता यह है कि बच्चों ने जो कर दिया है आज के तारीख में, वो ऐसा एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया है सरकार को। अब रात में हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को कॉकरोच दिखते हो, उनको सपने में कॉकरोच दिखते हो, उनको डर लगता हो कहीं ऐसा तो नहीं E20 वाले हमारी घर की तरफ बड़े चले आ रहे हैं, राम जन्मभूमि के अंदर चोरी करने वाले, उनका विरोध करने वाले हमारे विरोध में चले आ रहे हो, कहीं अयोध्या को ना घेर लें, उनके ट्रस्ट के लोग जो 3-3, 4-4 करोड़ की गाड़ियों में मीटिंग के अंदर मीटिंग करने आते हैं उनको ना घेर लें। तो अब इनको सपने में भी दुआर स्वप्न आने लगे हैं, इनको परेशान होने। पहले जो इन्होंने बनाया था साहब मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, 56 इंच का सीना है, एक अकेला सफर भारी, वो बच्चों ने उस गुब्बारे की हवा निकाल दी है। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब ने भी बिल्कुल आदेश दे दिया कि वे सारे केसेस वापस कर लीजिए। लेकिन जो केसेस वापस करने से पहले, माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के पहले, हमारे छोटे छोटे बच्चों की जो आपने पिटाई है उसका दंड किसको मिलेगा? ये अभी बताइए कि बच्चों को तो पकड़ पकड़ के आप दंडित कर रहे हैं। जिन पुलिस अधिकारियों ने हमारी बेटियों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया है, पैलेट गन चलाया, AK-47 चलाया, उनके बारे में क्या होगा? जो प्रियंका गांधी ने कहा, भाई देखिए प्रियंका गांधी ऑथेंटिकेट कैसे कर सकती हैं? या तो वीडियो से कर सकती हैं, अखबार की न्यूज से कर सकती हैं, और निशिकांत दुबे को कोई नहीं टोक रहा है। निशिकांत दुबे पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में वो बात कह रहे हैं, उसकी पुष्टि के लिए कोई ऐसी किताब जो RSS के एक लेखक ने की है उसे सब्सटेंशिएट करने का प्रयास कर रहे हैं। भाई वो तो चलिए RSS, भाई अगर मैं मान लीजिए कोई पुस्तक लिख दूं और ऐसी बात लिख दूं तो इसका मतलब थोड़ी है कि वो पार्लियामेंट के अंदर कोई आदमी उसके आधार पे कोई आरोप लगा देगा। लेकिन अगर जो वीडियो है जिसके अंदर मंत्री जी एक रेप पीड़िता के ऊपर जो अत्याचार, बिल्किस बानो का मामला है स्वामी जी, बिल्किस बानो का मामला है, बिल्किस बानो के पीड़ित के जो रेपिस्ट हैं, जो गुंडे जो जेल में थे, उनके उस पे उन्होंने कहा था। देख लीजिए जी आप अपनी बात, मैं वो बिल्किस बानो बता रहा था। ये तो चलिए देखिए कितना विभत्स, जरा कल्पना कीजिए ये हमारे देश की जनता भी ये भूल के ये हिंदू का मामला है या मुसलमान का मामला है। एक गर्भवती महिला, उसके 4-5 साल की बेटी 15-20 लोगों के साथ भाग रही है और उसको घेर लिया जाता है, उसके साथ रेप किया जाता है और बच्ची को पटक पटक के मार दिया जाता है, 3-4 लोगों को भीड़ में मार दिया जाता है, फिर उसका जेल होती है और जब जेल से छोड़ा जाता है उनको मिठाई खिलाई जाती है और कहते हैं ये संस्कारी रेपिस्ट है। तो देखिए इस तरह की चीजें जो है भारतीय समाज में, सनातन धर्म में, हमारी जैसे महान परंपरा वाले देश में स्वीकार्य नहीं है। केवल इसलिए आप जस्टिफाई नहीं कर सकते क्योंकि भाई हमारे हिंदू जो है दूसरे देशों में रहते हैं, वो भी अगर उनके धर्म के लोग ऐसा करें, उसको जस्टिफाई करें। तो देखिए भारत की एकता अखंडता के लिए आवश्यक है हम लोग सब मिलजुल के रहें, प्यार मोहब्बत से रहें। और जो प्रियंका गांधी ने कहा उसको तो आपने प्रोसीडिंग से बाहर कर दिया। निशिकांत दुबे इस तरह की बकवास कर रहे हैं वहां पे पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में
कि साहब इस तरह की चीजें, क्या पंडित ये निशिकांत दुबे उस समय वहां पे मौजूद थे? क्या उनके पास कोई फोटोग्राफ है, उनके पास कोई वीडियो है? ये बकवास करते हैं। और देश के अंदर हमारे देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री जिसने हमारे देश की अर्थव्यवस्था जब बिल्कुल बर्बाद थी और हमने स्क्रैचेस से अपने देश को बनाना शुरू किया था, जिस आदमी ने हमारे देश के लिए अवस्थापनाएं क्रिएट की और एक मॉडर्न भारत का सपना देखा, उसको साकार किया, उसके लिए बकवास की बात करते हैं। तो देखिए, सीधी सी बात है, शिक्षा मंत्री में कोई अंतर हो जाए, किसी प्रकार में कोई अंतर हो जाए, जबकि शिक्षा मंत्रालय आरएसएस के चंगुल से बाहर नहीं आएगा, देश की शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती। और जब तक 20 तारीख को ये हुआ है हमारे बच्चों के साथ, उसके जो अपराधी हैं और किसने आदेश दिया, ये जानने का देश की जनता को अधिकार है। किसके आदेश पे ये सारे काम हुए, और उसको जब तक दंडित नहीं किया जा सकता, तब तक हमारे देश का लोकतंत्र और संविधान सुरक्षित नहीं रह सकता। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है कि तब तक हमारे देश का संविधान जो है वो लोकतंत्र सुरक्षित नहीं रह सकता। ये बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन संसद में आज क्या हुआ, आंखों देखी। जरा शकील जी से समझना चाहता हूँ, प्रियंका गांधी का भाषण, और इसमें बिल्किस बानो केस के जो दोषी हैं, बिल्किस बानो उस वक्त जब वहाँ गुजरात में दंगा हुआ था, आप जानते हैं, गोधरा कांड, और उस समय की घटना, उसके बाद जो हुआ है सब कुछ, सब आप लोग जानते हैं, ज़्यादा यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोषी जो हैं वो रिहा होते हैं कोर्ट से, जेल से जब छूट के आते हैं, उनका स्वागत होता है, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, फूल माले पहनाए जाते हैं। और प्रहलाद जोशी जी कहते हैं कि इसमें मुझे कुछ भी बुरा नहीं लग रहा है। और उनका जो बयान था वो उन रेपिस्टों के साथ वाला बयान था। वही बात तो यहाँ कह रही हैं। और सब तरफ ये ऐसा नहीं है कि ये ऑलरेडी इस बात को ऑथेंटिकेट किया जा सकता है, क्योंकि प्रहलाद जोशी ने ऑन रिकॉर्ड कहा है और अखबारों में छपा है। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि ऐसा है, लेकिन उनके अभी तक तो खबर नहीं आई है कि उसको निकाला गया है कि नहीं निकाला गया है। लेकिन शकील जी बताएंगे। और शकील जी, क्या कुछ हुआ? सबसे पहले हम यही बता दें कि थोड़ी ही देर में प्रियंका गांधी ऑथेंटिकेशन के कागजात जो हैं, डॉक्यूमेंट जो हैं, वो लोकसभा स्पीकर के कार्यालय में पहुंचा रही हैं, पहुंचाने जा रही हैं, पहुंचाने जा रही हैं, पहुंचवाएंगी। जी मतलब ऑथेंटिकेट कर देंगी, मतलब उसको ऑथेंटिकेट कर देंगी प्रियंका गांधी। ये जो मामला है ये कितना गंभीर है, इसी को शुरुआत करते हुए प्रियंका गांधी ने महिलाओं का सवाल उठाया था, लड़कियों का सवाल उठाया था। और उन्होंने कहा कि आरएमएल गए थे हम, और वहां उस लड़की को इतनी बेरहमी के साथ मारा गया था, उससे इतनी बदतमीजी की गई थी। वो तो लड़की मरते मरते बची है, बहुत बुरी कंडीशन में थी। तो उसकी माँ इतने गुस्से, वो कह रही थी मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, हम खुद लड़ लेंगे, मेरी बच्ची का ये हाल कर दिया क्यों? तो वाकई जो वो लड़की थी, बच्ची थी, उसके साथ जो जुल्म किया है, इस पे उनको शर्म नहीं आ रही। देखिए राजीव जी, इसीलिए ये सरकार जो है 2 हफ्ते हो गए, पहला हफ्ता तो खत्म कर दिया, दूसरे हफ्ते का सोमवार खत्म कर दिया, आज मंगल को शुरू हुई है, इसीलिए भाग रही थी। उसे मालूम था कि अगर चर्चा होगी, चाहे वो अपने कानून के ऊपर ही करवाए, चर्चा उनके कानून पे ही हो रही है, लेकिन इन बातों से वो बच नहीं पाएगी। और आज वही हुआ। पूरे विपक्ष ने, सब ने, प्रियंका गांधी ने तो कहा ही, अखिलेश यादव ने बहुत ही पावरफुल कहा, डीएमके ने कहा, टीएमसी के अभिषेक बनर्जी ने कहा, सरकार के पास और सत्ता पक्ष के पास किसी बात का जवाब नहीं था। प्रियंका ने कहा कि बहुत सारी चोरियां करी हैं आपने, चढ़ावा चोरी तक कर ली राम मंदिर में, वोट चोरी भी कर ली आपने, लेकिन सबसे बड़ी चोरी जो आपने की है, देश के नौजवानों के सपने चुराए। और अगर सपने टूट गए, युवा निराश हो गए, उनकी उम्मीद टूट गई, तो ये भारत की हार, और हम भारत की हार नहीं होने देंगे, किसी कीमत पे नहीं होने देंगे। बहुत पावरफुल भाषण था आज प्रियंका गांधी। उन्होंने कहा कि आपने छात्रों को सड़क से हटाया, उनके सवालों को नहीं हटा पाओगे, मगर सड़क से तो हटा दिया आपने। इसी तरह अखिलेश ने कहा कि पेपर चोरी की बात
हम कहते हैं तो हमें खुद ही हंसी आती है। अरे जो लोग राम मंदिर का चढ़ावा चोरी कर सकते हैं वो क्या चोरी नहीं कर सकते। बहुत अच्छा बोला उन्होंने। तो इसीलिए सरकार जो है बच रही थी इससे, लेकिन अब बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। सारी बातें लोकसभा के माध्यम से लोगों के सामने आ रही हैं और अब ये लोगों पे है कि वो किस तरह उन बातों को समझते हैं। देश भर में बच्चों को मारा गया, बहुत बुरी तरह मारा गया, मुकदमे लादे गए और उसके बाद जो है सरकार कहीं से भी माफी नहीं मांग रही है। सरकार उन चीजों का बचाव कर रही है। धर्मेंद्र प्रधान का पार्लियामेंट के अंदर किया जा रहा है। वाकई कल सब सोच रहे थे कि अब धर्मेंद्र प्रधान कम से कम इस हफ्ते तो नहीं आएंगे। खुद बीजेपी के लोग, किसी को नहीं अंदाजा था कि अंदर ही अंदर ये जो एक इनका नया वो बन रहा है कि हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। बीजेपी के एमपी भी कह रहे थे कि तो हो सकता है पूरे सत्र में ही ना आए, वो क्या जरूरत है उनको आने की। लेकिन साहब वो आए, वो तो इस तरह आए जिसको हीरो आता है। राहुल गांधी ने आज सबसे पहले राहुल गांधी ने शुरुआत करी थी इस बात की। उन्होंने कहा कि ये जो रेप के आरोपी नहीं थे, वो तो उनको सजा याफ्ता थे, वो तो उनको तो कानून ने सजा दे चुके थे, वो तो नॉट आरोपी। उनके आप पक्ष में बोल रहे हो। वही आपने बताया जो बिल्कुल सजा याफ्ता थे, बिल्कुल हाँ सजा याफ्ता थे वो। तो वो बताया जो बिल्किस बानो का ही मामला था, उसी के उसमें बोले थे मंत्री जी और प्रहलाद जोशी जो है प्रहलाद जोशी। और अब जो है जो प्रियंका गांधी से वो मांग कर रहे थे, प्रियंका गांधी ने कहा सबको मालूम है बात, तो ऑथेंटिकेट करने जा रही है। जी राजू जी। जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यहाँ पर प्रियंका गांधी का जी भाषण, बहुत दमदार भाषण। ये बताइए कि राहुल गांधी भी भाषण देंगे या राहुल गांधी नहीं देंगे भाषण? शकील जी। लगता है प्रियंका गांधी के बाद राहुल गांधी कल अपनी बात कहें, लेकिन अभी तक कोई उसकी सूचना नहीं है। सारे अंदाजे हैं कि नहीं दें। अगले बार जो अपनी मांग कर रहे हैं वो मांग अभी कायम रहेगी, उस पर बोले राहुल गांधी। वो सब इस पर निर्भर करता है कि आज क्या जो बोला है प्रियंका ने, अखिलेश ने और इन सब ने, उसका इम्पैक्ट क्या रहता है। अगर कांग्रेस को लगता है कि इम्पैक्ट बहुत अच्छा बन गया है तो राहुल गांधी को शायद कल यूज न करें, लेकिन हो सकता है कल राहुल गांधी बोलें। अभी इस पर कोई स्पष्टता नहीं है क्या होगा, ये अभी थोड़ी देर में मालूम पड़ जाएगा। अभी जी प्रशांत जी, ये पूरे घटनाक्रम में दो बातें पैरेलल चल रही हैं प्रशांत जी। एक संसद, दूसरी बात जो है वो सड़क ने इस ढंग से हिला के रख दिया कि संसद को हिलते हुए हम देख रहे हैं। जरा आपसे समझना चाहता हूं कि क्या यहां पे, और इधर सीजेपी ने अल्टीमेटम दे दिया है कि सारे एफआईआर आप वापस लेकर और उसका हमें उसकी जानकारी देंगे और कहां कहां कितने एफआईआर वापस आपने ले लिए, ये सब कुछ मांगा जा रहा है छात्रों की तरफ से। लेकिन संसद में और उसमें भी ये सब कुछ, जिसमें अब प्रहलाद जोशी का मामला आ गया है, नए शिक्षा मंत्री साहब जो हैं उनके ऊपर बलात्कारियों के साथ का आरोप है। कह रहे हैं इसको ऑथेंटिकेट कीजिए। हमारे शकील जी कह रहे हैं कि अभी से थोड़ी देर बाद प्रियंका गांधी ऑथेंटिकेट करने जा रही हैं। खबर है सब तरफ, आप भी जानते हैं उस समय प्रहलाद जोशी ने ऐसा कहा था कि इसमें कोई बुराई नहीं है अगर वो हो गए तो, यानी स्वागत करने वाली बात। और लेकिन क्या ये बात निकल चुकी है दूर तक? देखिए, पहली बात तो प्रहलाद जोशी की कर लेते हैं। जी, प्रहलाद जोशी ने एनडीटीवी के श्रीनिवासन जैन को इंटरव्यू दिया था, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में बैठकर, बीजेपी का फटका पहनकर, और ये कहा था कि उस वक्त शायद वो भुज की यात्रा पे थे, और ये कहा था उन्होंने कि उसका समर्थन किया था कि, और ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया था कि वो जेल में इतने लंबे समय तक रहे, उनका आचरण अच्छा था इसलिए उनको छोड़ दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने इन तथाकथित अच्छे आचरण वालों को वापस जेल भेज दिया पिछले साल 2024 में ही। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रिहाई को रद्द कर दिया था, वापस उनको जेल भेज दिया।
और इस पूरे प्रकरण में सबसे ताज्जुब की बात यह है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं थे सदन में, जी, उनकी गैर हाजिरी थी। इतने बड़े हादसे के बाद सरकार की जो क्रेडिबिलिटी पे बहुत नुकसान हुआ है, उस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सदन में ही नहीं आए, अमित शाह सदन में ही नहीं आए। और ये हकीकत है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और उनकी सरकार की क्रेडिबिलिटी की सबसे बड़ी क्राइसिस है। बहुत सारी क्राइसिस आई, चाहे वो पहलगाम हो, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, तमाम क्रेडिबिलिटी क्राइसिस आई, लेकिन ये सबसे बड़ी क्राइसिस है। और बड़ा सवाल, अमित शाह क्योंकि वहाँ मौजूद नहीं थे, तो बड़ा सवाल अब ये है, रिहाई की बात आप कर रहे हैं, रिहाई का आदेश दे दिए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, उसमें अगर और विलम्ब होगा तो बड़े आश्चर्य की बात है कि आप सुप्रीम कोर्ट को मानने को तैयार नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जिन लोगों ने दिल्ली को जलियांवाला बाग बनाया, उनकी जवाबदेही कब तय होगी? वो वीडियो मैंने देखे हैं और वो हमारी नजरों से हट नहीं सकते। वो वीडियो, ये एक लड़की को एक डीसीपी या एसीपी, डीसीपी है शायद वो, या एसीपी है, थप्पड़ मार रहा है अनप्रोवोक्ड। वो लड़की जा रही है, क्या उसका दोष था? क्या वो आतंकवादी है? थप्पड़ मार दिया, और एक बार नहीं 2 बार मारा। ये क्या ये पुलिस है कि ये कोई बंधुआ मजदूर का ठेकेदार है? क्या है ये? कोई यहाँ पे रह सकता है? कोई सामंतवाद है? क्या चीज है ये? उसके बाद एक वीडियो हम देखते हैं कि एक पुलिस वाला एक महिला के प्राइवेट पार्ट में डंडे से हमला कर रहा है। वो लड़की एक लड़की है, वो छोटी बच्ची है वो, उसको उसके प्राइवेट पार्ट में जबकि वो वहां से भागने की कोशिश कर रही है और उसके बाद उसका पीछा करते हुए है, विजुअल है जी, और वो 2 बार करता है जी, ये भी नहीं कि अनइंटेंशनल हो गया, 2 बार करता है। तो आपने पैलेट गन चला दी है, बिहार में AK-47 आ गई, तो ये कौन लोग थे? किसके आदेश पे हुआ? अब दिल्ली में राजीव जी, हम सब जानते हैं, हम तो सत्ता में नहीं, सरकार में नहीं, तो मीडिया में है, लेकिन हम भी और आप भी दिल्ली की सिचुएशन की मिनट मिनट की जानकारी ले रहे थे, लाइव थे हम। तो भारत का गृह मंत्री भी तो जानकारी ले रहा होगा मिनट मिनट की, उसके भी तो पास वायरलेस बज रहे होंगे, उसके भी तो फोन कॉल बज रहे होंगे, उनके भी तो कमरे में टीवी का स्क्रीन जिसमें दिख रहा होगा क्या हो रहा है। क्यों इंटरव्यू नहीं किया? क्यों नहीं कहा कि जरा इस तरीके का काम मत करो? इसका मतलब है कि उनकी सहमति से हो रहा था। तो जवाबदेही कब उनकी तय की जाएगी? अपने देश के छात्रों पर, बच्चों पर अगर आप जनरल डायर की तरह बिहेव करेंगे तो उसकी जवाबदेही कब तय होगी? तो सबसे बड़ी जो जवाबदेही है वो तब अब तय होनी चाहिए। और जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान की लोकसभा में एंट्री हुई है, एक फिल्म स्टार की तरह प्रियंका गांधी ने कहा, उनको मुकुट बनाया गया। आप छात्रों को जिनके उन अभिभावकों को जिनके छात्रों ने आत्महत्या कर ली, जिनको लाठियां पड़ी, जो भूख हड़ताल में बैठे, जो 1 महीने जंतर मंतर पर आंदोलन किया, उनको आप चढ़ा रहे हो। उनको चढ़ाने के लिए आपने ये आयोजन किया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी लेंगे लेकिन उनका स्वागत करेंगे। तो ये दिखाता है कि ये सरकार कितनी असंवेदनशील है। और अभी भी नरेंद्र मोदी साहब को समझ में नहीं आ रहा है कि उनके जो सबसे बड़ा क्राइसिस मैनेजर उनका है, गोदी मीडिया, उसकी क्रेडिबिलिटी 0 हो चुकी है। अब हिंदू मुसलमान की डिबेट चला के आप नहीं बच सकते, आपको जवाब देना पड़ेगा। तो मोदी साहब के लिए एक पॉलिटिकल क्राइसिस है, लेकिन मुझको लगता नहीं कि वो कोई उन्होंने
सबक सीखा है। अगर आज उन्होंने सबक सीखा होता तो आज पार्लियामेंट में होते, ओपनिंग कमेंट करते, एक संवेदनशील बयान जारी करते। तो उसकी जगह उन्होंने ये चुनाव किया इस बात का कि वो आएंगे ही नहीं। तो इतने इम्पोर्टेंट मैटर पे संसद में ना आना भी संसद की अवमानना है। संसद के प्रति आपका जो सम्मान है वो दिखाता है कितना है। जीरा जी जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इस बीच प्रियंका गांधी ने तो हमला बोला ही। प्रियंका गांधी ने धर्मेंद्र प्रधान पर हमला बोला, उनके स्वागत को लेकर। प्रियंका गांधी ने नए शिक्षा मंत्री पे भी हमला बोला, प्रहलाद जोशी। और प्रहलाद जोशी ने कैसे बिल्किस बानो के रेपिस्टों की रिहाई पर जो बात कही थी उसको लेकर, और उसके बाद उन्हें ऑथेंटिकेट करने की बात, खुद प्रहलाद जोशी आ गए, किरण रिजिजू आ गए, लेकिन ऑथेंटिकेट यहाँ पर करने जा रही हैं प्रियंका गांधी। बताने जा रही हैं कि मैंने जो कहा था वो सही कहा था, ये अपनी बात रखने जा रही हैं। चलिए वो जब होगा तो होगा, लेकिन प्रहलाद जोशी के शिक्षा मंत्री बनने से पहले जब धर्मेंद्र प्रधान हटे और उसके बाद जब वो आए संसद में कल, तो उनका स्वागत हुआ। आज अखिलेश यादव ने भी भाषण दिया है। अखिलेश यादव ने भी इस बात पर अपनी जो है नाराज़गी जताई है सदन के अंदर। जरा सुनिए अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, फिर अमलेंदु जी आपके पास आता हूं। कि जब मंत्री जी लौटे हैं, मंत्री नहीं रहे, उसके बाद सदन के बाहर उनका स्वागत किया गया। अध्यक्ष महोदय, जो स्वागत हुआ उसके लिए हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन माननीय सदस्यों को कितनी बड़ी राहत मिली होगी, कितने बड़े संकट से बचाया उन्होंने। एक प्रधान जी को हटा करके प्रधानमंत्री बचा लिया आपने। और ऐसा अध्यक्ष महोदय आंदोलन किसी ने नहीं देखा, जिस आंदोलन में नई पीढ़ी के लोग, कम उम्र के लोग निकल करके आ गए और जो नारे दिए गए। ये सरकार पिछले कई वर्षों से नकारात्मक प्रचार पर टिकी हुई थी, नकारात्मक राजनीति करती थी, और न जाने कितने हजार करोड़ रुपए खर्च किए होंगे सरकार ने नकारात्मक राजनीति के लिए। लेकिन नई पीढ़ी को मैं बधाई देना चाहता हूं, उनके मनोबल को और उनकी एकता को, और जिस तरीके से उन्होंने प्रचार किया, अंततः सरकार को झुकना पड़ गया। तो सुन रहे थे आप, यहां पर सरकार को आखिर झुकना पड़ा। प्रधानमंत्री खुद को बचाने के लिए धर्मेंद्र प्रधान की बलि ले ली, ये भी कह रहे हैं। अमलेंदु जी, जो चल रहा है वो भी संसद के अंदर, संसद के बाहर तो बहुत कुछ चल रहा है, संसद के अंदर क्या कहेंगे इस पे? और सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कुछ कहा है, जरा उसको भी बताइए। चल रहा है, इसके लिए सरकार तो तैयार थी नहीं, लेकिन सरकार ये सब सुनने को इसलिए तैयार दिखाई पड़ती है राजीव जी कि उसको भी जो दूसरे बिल लेकर आने हैं वो पास कराने, तो पहले गालियां खाने को तैयार हो गई है सरकार कि बाकी बिल जो है वो पास करा लिए जाएं। तो आप यही समझ सकते हैं, मतलब गालियां जो है मन से नहीं खा रहे हैं, लेकिन वो मजबूरी में गालियां खा रहे हैं। और इन्हें मालूम था कि ये सारी बातें आएंगी राजीव जी, और इसीलिए उन्होंने इस बिल को लाकर उस पर चर्चा कराने के लिए था विपक्ष को झांसे में लेने का काम किया कि ताकि सदन जो है वो किसी तरीके से चले और इनके बिल जो है वो पास हो जाए। तो वो उसमें थोड़ा सा कामयाब होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि जो है संसद थोड़ी चलने लगी। लेकिन अगर अमित शाह सदन में आकर वक्तव्य नहीं देंगे और प्रधानमंत्री माफी नहीं मांगेंगे, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इस बिल पर चर्चा के बाद भी संसद जो है वो चल पाएगी। तो अगर बीजेपी ये सोचती है कि इस तरीके से वो सदन में इस बिल पर चर्चा कराने के माध्यम से ये चाहे कि वो सदन चल जाए, उनके बिल पास हो जाए, तो मुझे लगता है कि ये दूर की कौड़ी है और ये इतनी आसानी से हल होने नहीं जा रहा है। इस चर्चा के बाद अमित शाह को माफी मांगनी पड़ेगी और मोदी जी को भी माफी मांगनी पड़ेगी, मुझे ऐसा राजीव जी लगता है। तो बाकी अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन आज जिस तरीके से राजीव जी विपक्ष की तरफ से प्रहार किए गए, और वो प्रहार ऐसे थे कि उसका कोई जवाब बीजेपी के पास था नहीं किसी भी तरीके का। अब लाठी चलाई गई कि गोली चलाई गई, सबका क्या जवाब बीजेपी देगी राजीव जी की? क्यों चलाई थी गोली, लाठी क्यों चलाई थी? यही बताएंगे कि ये पाकिस्तानी थे बच्चे, इसके अलावा और क्या कह सकते हैं? भाई अपने देश के बच्चों को आप पाकिस्तानी कह दें, उनको आप चीनी एजेंट कह दें, इसके अलावा और तो आपके पास कोई तर्क है नहीं, और आप यही कह सकते हैं। और ये तो आप बहुत समय से कह रहे हैं,
तो अगर राजीव जी 1 लाख से ज्यादा जो है बच्चे यहाँ पहुंच जाए, वो पाकिस्तानी हो, चीनी एजेंट हो, तो नाकारा सरकार इसका अपना नाकारापन खुद स्वीकार करेंगे। अगर ये तर्क दिया जाएगा सत्ता पक्षी तरफ से कि साहब इसमें विदेशी हाथ था और क्या क्या था, अगर ये सब था तो नरेंद्र मोदी 12 साल से क्या कर रहे हैं? झक मार रहे हैं बैठ करके वहां पे, क्या कि विदेशी हाथ जो यहाँ चला आता है और संसद भवन तक विदेशी हाथ पहुंच जाता है। तो ये राजीव जी सरकार की नाकामी जो है वो देश के सामने आ रही है। ये राजीव जी सरकार अगर कायदे से इस आंदोलन से निपटती और पहले ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करा देती, जांच ठीक से होती, तो आज ये सब नौबत ही नहीं आती। तो ये सारी परिस्थितियां तो सरकार ने खुद पैदा की हैं। भाई मोदी जी का अहंकार जो है वो इतना सिर चढ़कर बोल रहा था कि उस अहंकार के आगे आपने कुछ समझा ही नहीं देश के नौजवानों को, देश के बच्चों को। आपका तो अहंकार जो था वो साथ में आसमान पर था कि हम तो जो चाहेंगे वो करेंगे, मीडिया हमारे साथ में है, पुलिस प्रशासन हमारे पास में है, सबकी हम नाक बंद कर देंगे। तो ये राजीव जी जो था वो उन्होंने जो कोशिश की थी उसके दुष्परिणाम अब सामने आ रहे हैं। अब राजीव जी जो सदन के अंदर आरोप लगाए जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी इनका कोई कायदे से जवाब दे पाएगी। किरण रिजिजू भी जब राजीव जी उठे और प्रहलाद जोशी का बचाव करने की कोशिश कर रहे थे, उस समय भी उनकी भाव भंगिमा साफ तौर पर देखी जा सकती थी। बहुत डरे सहमे से किरण रिजिजू दिखाई पड़ रहे थे। मतलब जिस भाषा में वो बात कर रहे हैं और जिस भाषा में कह रहे हैं, तो वो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि वो घबराए हुए से दिखाई पड़ रहे हैं कि सरकार की जो मुसीबत आने वाली है। तो राजीव जी जो कहावत है कि वो कुएं से निकले और खाई में गिरे, तो ये शिक्षा व्यवस्था के साथ किया है बीजेपी ने कि धर्मेंद्र प्रधान हटे और प्रहलाद जोशी आ गए। तो यानी जैसा करेला वैसा नियम लिया आप लेकर आ गए हैं। लेकिन राजीव जी इनके सामने संकट जो है वो काफी ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। मुझको इस तरीके का लगता है कि ये इतनी आसानी से ठीक ठाक होने वाला मामला नहीं है। अब राजीव जी जो सुप्रीम कोर्ट में आज हुआ है, सुप्रीम कोर्ट से कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां आई हैं राजीव जी, और ये टिप्पणियां आई हैं और ऑर्डर भी आया है। तो जो टिप्पणी आई वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन तो होते ही हैं, और जब विरोध प्रदर्शन और पुलिस की कार्रवाई के लिए एक समान प्रोटोकॉल लागू हो जाएगा, तो जिस किसी ने भी ज्यादती की है और कानून को अपने हाथ में लिया है और जिसने भी अत्याचार किए उन्हें कानून के दायरे में लाया जाना चाहिए। और ये भी कोर्ट ने माना कि ऐसे आरोप हैं जिनसे अपराध होने का प्रथम दृष्टया मामला बनता है। ये साफ तौर पर कहा है कि कोर्ट जो है पुलिस हिंसा के आरोपों की जांच कर रही है, जिसमें गंभीर चोट, महिलाओं, वकीलों, पुलिस कर्मियों पर और मीडिया कर्मियों पर हमलों के दावे शामिल हैं, और ऐसे आरोप हैं जिनसे अपराध होने का प्रथम दृष्टया मामला बनता है। यानी सीजीआई ने स्वीकार किया, सीजीआई की बेंच ने, कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है अपराध का जिन्होंने ये काम किया है राजीव जी। अब ये प्रथम दृष्टया जो है, हालांकि सीजीआई ने ये टिप्पणी भी की कि इन आरोपों की जो है वो स्वतंत्र जांच क्यों नहीं होनी चाहिए, और अदालत ने ये संकेत दिया कि वो एक हाई पावर्ड कमेटी बनाने का आदेश देगी जो दिल्ली और अन्य राज्यों में हुई हिंसा की घटनाओं की जांच करेगी। और ये भी आदेश दिया गया राजीव जी कि विरोध प्रदर्शन के दौरान सारा सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन फुटेज, बॉडी वर्न कैमरों का फुटेज, वायरलेस कम्युनिकेशन रिकॉर्ड और पीसीआर कॉल सुरक्षित रखे जाएं, और प्रदर्शनकारियों का इकट्ठा किया गया डिजिटल डेटा सुरक्षित रखा जाए और उसे सार्वजनिक ना किया जाए। और यह भी आदेश दिया कि प्रदर्शनकारियों का कोई भी निजी डेटा या जानकारी सार्वजनिक ना की जाए। ये आदेश राजीव जी एक तरीके से कहा जाए साफ तौर पर यह बताता है कि अब इसकी जांच जब होगी तो उसमें तमाम बड़े अधिकारी पुलिस के वो सब फंसेंगे, और जब वो फंसेंगे तो बताएंगे कि ये आदेश जो था किसने दिया था। अगर हाई पावर्ड कमेटी होगी राजीव जी, तो हाई पावर्ड कमेटी गृह मंत्री से भी सवाल कर सकती है। मुझको ऐसा लगता है हाई पावर्ड कमेटी का मतलब ही ये होगा कि उसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज या मौजूदा जज जो है उसमें शामिल होंगे, और अगर ऐसा होता है तो गृह मंत्री की पेशी इसके सामने होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि प्रथम दृष्टया अपराध बनते हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है राजीव जी कि अपराध बनते हैं, तब मोदी जी अगर वहां बचाव करने के अपराध नहीं बनते हैं, और अगर अमित शाह जी यहाँ बचाव करेंगे कि अपराध नहीं बनते हैं, तो अपराधी राजीव जी सदन के अंदर खड़े होकर अपना बचाव करेगा। ये साफ तौर पर समझ में आता है। जिन अधिकारियों ने भी ये कार्रवाई की राजीव जी, वो बिना गृह मंत्री के आदेश के नहीं हुई, और अगर गृह मंत्री के आदेश के बिना हुई तो गृह मंत्री जो थे वो क्या कर रहे थे 6-7 घंटे तक राजीव जी। सुबह से शुरू हुआ, शाम तक ये सब जो था चलता रहा, बल्कि रात तक काफी चलता रहा। हम लोगों तो राजीव जी पूरी रात भी उसको लाइव किया, जिस तरीके से वहाँ परिस्थितियां बनी रही, रात भर आंसू गैस के गोले और लाठीचार्ज सब चलता रहा। तो इतना सब होता रहा, देश की राजधानी में होता रहा, और गृह मंत्री हमारा सोता रहा। राजीव जी अगर कोई जिम्मेदार गृह मंत्री होता तो तत्काल उसी समय इस्तीफा देकर घर चला जाता, राजनीति छोड़ देता। लेकिन यहाँ तो राजीव जी ये शर्मनिरपेक्ष सरकार है, शर्मनिरपेक्ष सारे यहाँ मंत्री हैं, तो किसी की कोई जिम्मेदारी तो बनती नहीं है। तो ये राजीव जी मुझे लगता है कि ये अपना बचाव कर नहीं पाएंगे, और बचाव करने की कोशिश करेंगे तो उसमें और ज्यादा फंसते ही चले जाएंगे। मुझको ऐसा लगता है राजीव जी।
बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि बचाव लायक हैं तो, और नहीं तो फंसते हुए चले जाएंगे। आगे क्या होता है, कहानी आगे कहाँ तक जाती है, ये हम देखेंगे। आज इस कार्यक्रम के बाद जंतर मंतर के आंदोलन के पीछे की कहानी आप एक पॉडकास्ट में देखिए। जस्ट इस न्यूज़ पॉइंट के बाद आप देखेंगे जंतर मंतर आंदोलन के पीछे की कहानी क्या है, वो सब कुछ आप इस पॉडकास्ट इस न्यूज़ पॉइंट के बाद पॉडकास्ट में। लेकिन यहाँ पर आना चाहता हूँ जल्दी से स्वामी जी आपके पास। स्वामी जी, ज़रा आपसे और समझना चाहता हूँ कि क्या यहाँ से जब जंतर मंतर का आंदोलन ख़त्म हो गया है, और आप कह ही रहे थे कि सरकार डरी हुई है, सहमी हुई है, लेकिन साथ साथ प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्री बनाने के पीछे की क्या रणनीति? सिर्फ यही कि आरएसएस के हैं या कुछ और? कौन सा दबाव है नरेंद्र मोदी के ऊपर? देखिए राजीव जी, मुश्किल ये है कि मोदी जी या गुजरात लॉबी जो है वो आरएसएस को नाराज नहीं कर सकती। और ये बात बिल्कुल सही है कि शिक्षा व्यवस्था में आरएसएस ने जिस प्रकार से कब्जा कर लिया है, उसको अगर ये हिलाएंगे तो पूरा इनका ताश का बंडल जो है वो बिखर के रह जाएगा। तो एक तरह से इन्होंने बच्चों को चिढ़ाया भी है, हमारे देश के अभिभावकों को चढ़ाया है, और जो लोग भी ये चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो उनको भी चढ़ावा। क्योंकि देखिए, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है कि प्रहलाद जोशी हो या धर्मेंद्र प्रधान हो, अगर आरएसएस का कोई भी शिक्षा मंत्री होगा, क्योंकि मशीनरी इंटैक्ट है, जो पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो इंटैक्ट है। और ये बात बिल्कुल, जो राहुल गांधी ने 2 पॉइंट रखे थे, अगर हमारे देश की जनता उसको बड़े ध्यान से देखे, दोनों पॉइंट इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। भाई, आपने एंटरप्रेन्योरशिप बंद कर दी, उद्यमिता बंद कर दी, लोग अपने उद्योग लगा नहीं सकते, बैंक उनको लोन देते नहीं। सारे जो पीएसयूज थे उनको आपने प्राइवेटाइज कर दिया, उसमें गवर्नमेंट की होल्डिंग कम कर दी, गवर्नमेंट का से कम हो गया, रिजर्वेशन खत्म हो गया। उसके बाद आपने लिटरल एंट्री कर दी, उस पर ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पे आपने सीधे एंट्री कर दी। इसके बाद आपने जो प्राइवेट सेक्टर हैं वो सारी की सारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को बढ़ावा दिया। आप जानते हैं कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जितनी सेटअप होंगी उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट की कम आवश्यकता होगी। एमएसएमई जो है वो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है। अब रास्ता बचा केवल सरकारी ऑर्गेनाइजेशन का। आज के तारीख में राजीव जी, किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, सरकारी यूनिवर्सिटी में, किसी भी ऐसे मेधावी आदमी का जिसका सोशल प्रोफाइल एंटी बीजेपी हो, उसका सिलेक्शन होना असंभव है। अगर आज मान लीजिए मैं 10 साल पहले की स्थिति होती और मैं किसी प्रोफेसरशिप के लिए अप्लाई करता, मेरी नौकरी लगती, केवल मेरा सोशल मीडिया का प्रोफाइल देख के कि आदमी एंटी बीजेपी वाला है, मेरा सिलेक्शन ना होता, क्योंकि उस समय मेरिट पे काम होता था। हमारे जमाने में ना पेपर लीक हमने सुना था, ना इंटरव्यू में बिबयानी हमने सुनी थी, क्योंकि वो कांग्रेस का जमाना था। तो एक तो राहुल गांधी ने बहुत बड़ी बात कही। दूसरी बात ये कही कि बताइए, जब 15-15, 20-20 लाख रुपए में एमबीए होगा और उसके बाद नौकरी 15-20 हजार रुपए की मिलेगी, वो भी 6 महीने की मिलेगी, उसके बाद नौकरी छूट जाएगी, तो मानी बात है कि जो छोटे आर्थिक व्यवस्था वाले लोग हैं, जो अल्प आय वर्ग के लोग हैं या मध्यम आय वर्ग के लोग हैं, ना उनके बच्चे पढ़ पाएंगे, ना वो नौकरी पा पाएंगे। तो नौकरियों पे, पूरी शिक्षा व्यवस्था पे, हर जगह निजीकरण करके, स्वास्थ्य व्यवस्था पे, शिक्षा व्यवस्था में निजीकरण करके, और पूरे शिक्षा विभाग में आरएसएस का कब्जा करके गरीबों के लिए और मध्यम वर्ग के लिए नौकरी भी इन्होंने असंभव बना दी है, और शिक्षा पाना भी इन्होंने असंभव बना दिया है। क्योंकि ये जानते हैं कि अगर शिक्षा मिल गई और शिक्षा मिलने के बाद नौकरी नहीं मिली तो फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगा और सरकार के खिलाफ। तो ये हमारे देश के जनता का, हमारे देश के जनजी का हमें एहसानमंद होना चाहिए। इन्होंने हमारी आंखें खोल दी, जो हमें करना चाहिए था हमने नहीं किया। इन बच्चों ने हमें रास्ता दिखा दिया कि हम अपने भविष्य के लिए बहुत ज्यादा चिंतित हैं, और उनके माँ बाप भी, उनके परिवार के लोग भी, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे वो सिविल सर्विसेज के लोग हों, चाहे वो जुडिशरी के लोग हों, चाहे बड़े बड़े आर्मी और पुलिस ऑफिसर्स के बच्चे हों, परिवार की तरफ से भी अपने बच्चों के साथ सहानुभूति रखकर, ये मोदी जी को पता है, ये अमित शाह साहब को पता है, दबाव इतना ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि एक जेन्युइन डिमांड जो बच्चों की है, क्योंकि देखिए नॉर्मल डिमांड है जनता की कि अगर एक शिक्षा व्यवस्था आप ठीक कर दें और चिकित्सा व्यवस्था ठीक कर दें, तो भारत के अंदर इतनी ज्यादा संभावनाएं हैं कि आदमी अपना पेट पाल लेगा। लेकिन अगर एक छोटी सी बीमारी में 3-3, 4-4 लाख रुपए के बिल आएंगे, तो न तो कोई चिकित्सा व्यवस्था की गरीब आदमी अपने लिए व्यवस्था करा पाएगा, और शिक्षा व्यवस्था में अगर सरकारी स्कूलों को आप बंद कर देंगे, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो रामपुर के अंदर है उसको तोड़ने की व्यवस्था कर देंगे, वो तो चलिए बच्चों का दबाव पड़ा जिसकी वजह से उसका तोड़ना रुक गया, तो उसके बाद ये प्राइवेट सेक्टर में ना शिक्षा गरीब लोग ले पाएंगे, ना चिकित्सा व्यवस्था ले पाएंगे, और हमारे देश के अंदर जो अवसाद की स्थिति होगी उसको समझते हुए बच्चों ने जो ये आंदोलन किया है,
वी शुड बी ओब्लाइज्ड टू देम कि उन्होंने आंखें खोल दी है और विश्व को एक रास्ता दिखा दिया है कि ये देश की जनता को, देश के बच्चों को अपने भविष्य के लिए संघर्ष करके लोगों को अकाउंटेबल बनाने के लिए जो भी सत्ता में बैठे हैं, रिस्पॉन्सिबल पोस्ट में हैं, उनको अकाउंटेबल होना पड़ेगा, और नहीं तो ये बच्चे अपना अधिकार मांगेंगे और अधिकार लेके मानेंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इस बीच पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा है, जरा उनको सुनते हैं और फिर शकील जी आपके पास आता हूं। पवन खेड़ा की बाइट सुनते हैं। में आरएसएस के नेता हैं टीजी मोहनदास, वो कहते हैं कि इस तरह के जो प्रोटेस्ट हुए, जो जंतर मंतर में हुए, वहां गोलियां चलनी चाहिए, लाशें बिछ जानी चाहिए, लड़कियों के रेप होने चाहिए, बिकॉज दीज आर रेप लविंग गर्ल्स। कंगना रनौत जी कहती हैं कि ये भद्दी जनरेशन है, दे आर टू अगली टू बी होम मेकर्स। दोनों हमला लड़कियों पर कर रहे हैं, महिलाओं पर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मानसिकता वही है कि घर में मां, बहन, बेटी, पत्नी औकात में रहने चाहिए, औकात से बाहर आकर सवाल उन्हें नहीं पूछने का हक है। और देश के राजा से एक लड़की ने सवाल पूछ लिया, साहब कैसे बर्दाश्त होगा? यह मानसिकता वही है जो सड़कों पर पैलेट गन्स और AK-47 में दिखती है, ऑनलाइन कंगना रनौत जी की टिप्पणियों में, टीजी मोहनदास की टिप्पणियों में दिखती है। ये वो जनरेशन है जो ग्लोबल रिसेशन में पैदा हुई, जिसने एक पैंडेमिक देखा और झेला, और उसके बाद लगातार पेपर लीक्स को झेल रहे हैं। उन्हें अंधेरा दिखता है। आप उनके साथ मत खड़े होइए, लेकिन इस तरह की टिप्पणियां ये बर्दाश्त नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी, इस जनरेशन ने आपको स्वाइप लेफ्ट कर दिया है। दे हैव रिजेक्टेड, दे हैव डिलीटेड योर फ्रेंड रिक्वेस्ट। तो सुन रहे थे आप यहाँ पे पवन खेड़ा को। पवन खेड़ा ने जो बातें यहाँ कही हैं महत्वपूर्ण, और घटना वही जंतर मंतर, उसके आसपास, उसके अलावा पूरे देश में, अलग अलग प्रदेशों में। इस बीच प्रियंका गांधी ऑथेंटिकेट करने जा रही हैं, शकील जी और बताएंगे, लेकिन हम थोड़ा ऑथेंटिकेट कर देते हैं। आज से 4 साल पहले 2022 की एक तस्वीर देखिए, इसको जरा फुल स्क्रीन ले आइए। इंडियन एक्सप्रेस की ऊपर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हेडिंग लाइए। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बिल्किस बानो बलात्कार मामले में 11 दोषियों की रिहाई का समर्थन किया कानूनी प्रावधान के अनुसार। ये इंडियन एक्सप्रेस का है। इसके अलावा अभी जैसे प्रशांत टंडन जी बता रहे थे, और आप लोगों ने देखा भी होगा, नहीं देखा होगा तो आप देख सकते हैं, NDTV को एक्सक्लूसिव श्रीनिवासन के साथ दिए गए इंटरव्यू में, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने इस बात का समर्थन किया है। तो जो प्रियंका गांधी कह रही थी गलत क्या कह रही थी? अब आगे देखते हैं क्या होता है। उनके दिए गए बयान को वहां से हटाया जाता है या रखा जाता है। सरकार क्या बुरी तरह घिर चुकी है। शकील जी गए थे, हरि भजन को ओटन लगे कपास, ऐसे ही है ना कुछ, और सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, ये भी है। ऐसे ढेरों हैं, हमारे पुरखे कह गए हैं, बहुत कुछ कहानियां प्रचलित, कहावतें प्रचलित हैं, लोकोक्तियां, ये वही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पवन खेड़ा ने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। टीजी मोहनदास ने जो कहा था वो उन्होंने बता दिया। आरएसएस को उनसे अपने आप को अलग करना पड़ा। आरएसएस का बयान आ गया है। आरएसएस कह रही है कि नहीं, हम इसका समर्थन नहीं करते, मगर वो तो आप ही के विचारों को अभिव्यक्त कर रहे थे। और जब ये सारी बातें हो रही हैं तो कोई बात छुपेगी तो नहीं। दानिश अली ने भी अपना वो वीडियो डाल दिया, दूसरे लोगों ने भी डाल दिया कि नरेंद्र मोदी आज तक चुप हैं। जब विधूड़ी इतनी गंदी भाषा लोकसभा में बोल रहे हैं, उन्हें लोकसभा से निकाला नहीं गया, उनकी सदस्यता खत्म नहीं की गई, तो पूरे 5 साल उन्होंने अपनी सदस्यता एंजॉय की। सारे लोग पूछ रहे हैं। और निशिकांत दुबे का वो शब्द हम नहीं बोल सकते, लोग देखना चाहें देख ले, सब चल रहा है उस दिन के वीडियो। नेहरू जी के लिए क्या क्या नहीं कहा था, अपने मन के उन्होंने, जो भी स्वामी जी बता रहे थे, वो किताबों में लिखी बात नहीं कही थी स्वामी जी उन्होंने, वो तो अपने मन से बोल रहे थे कि नेहरू जी ऐसे थे वैसे थे, गालियां देते हुए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान था वो। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पहले इनको इनकी शाखाओं में सिखा है, वहां ये लोग सीखते हैं ये सारा का सारा। ये सब वहीं की बातें हैं कि भारत जो है 2014 के बाद आजाद हुआ,
1947 में जो आज़ादी मिली थी वो 99 साल के पट्टे पे मिली थी। उस हम कई बार बता चुके हैं। भारत के युवाओं को नेहरू ने राजनीति से दूर रख के अच्छी अच्छी नौकरियां दे दी ताकि राजनीति में नहीं आए। वाह, अच्छी अच्छी नौकरियां दी, अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया, मेडिकल इंजीनियरिंग पढ़ाया। वो गलत काम किया। अगर नेहरू नहीं करते ये लोग राजनीति में आ जाते। तो ये सब इतने तरह के प्रचार हैं वो, जिसके लिए नेहरू भी कहते थे और सब कहते हैं कि इनके 100 मुंह हैं। आज आपको बता दें कि आज जो है एक बहुत अच्छा, अभी उसकी हम थोड़ी देर के लिए ही वहां जा पाए थे, ज्यादा टाइम नहीं था हमारे पास। आरएसएस का रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है, इसके ऊपर एक राष्ट्रीय सेमिनार की आज दिल्ली से शुरुआत हो गई है। सुरजीत भवन में वो हो रहा था। उसमें कर्नाटक से जो वहाँ के गृह मंत्री है प्रियंक खरगे, वो आए हुए थे। उसमें ये जो है उदित राज जो है कांग्रेस के, वो बोलने वाले थे। इसमें जो है प्रशांत भूषण एडवोकेट बोलने वाले थे और 2-1 लोग और थे। तो एक नई शुरुआत कर रही है ये कि ये पूरे देश में जाएगा कि आरएसएस पे खुल के बात हो। और आज प्रियंका गांधी ने भी कहा, राहुल तो कह रहे हैं, प्रियंका ने कहा कि आरएसएस के प्रचारकों को तुमने शिक्षा संस्थानों में भर के उन्हें खोखला कर दिया। तो ये टीजी मोहनदास उन्हीं के हैं। उनके जो शब्द हैं, जो बता दिया अभी प्रशांत खेड़ा ने, उसको और ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। बहुत ही भद्दी लैंग्वेज में ऐसी हिंसा कि मार डालो सबको, शब्द थे उनके। एक में 3 बार उनको चेतावनी देता खुद देता मैं, और उसके बाद सीधे गोली चलाने का आदेश दे देता। कुछ मर जाते, उन्हें उठा के अस्पताल में पहुंचा देता। मरना मारना इतना आसान बना दिया। ये जो नफरत और विभाजन फैला रहे हैं, अभी जो एक वीडियो दिखाया जा रहा है कि आंदोलन से लौटे हुए को लड़के को धमकी दी, मारा, पीटा, आयुष, और उसके बाद कहा जा रहा है कि हाँ हम ऐसे ही करेंगे जी। तो शुरुआत करी थी लिंचिंग से। ये लिंचिंग की तैयारी है। एक ऐसी लिंचिंग एक और लड़के की करी थी इन्होंने। वो सब मुसलमान नहीं है, जो मुसलमान से शुरुआत की थी इन्होंने। हिंसा इनके सर पे चढ़ी हुई है। ये जो गोली चलाने की बात कर रहे थे जंतर मंतर पे, कौन मरता, किसको मारने की बात कर रहे हैं ये? आयुष कौन है? ये किसी को छोड़ने वाले नहीं है। ये नफरत की आग किसी को भी नहीं छोड़ेगी। जिन लड़कियों के साथ ऐसा हुआ, कौन है वो? इन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। इन्हें सिर्फ हिंसा करना है, नफरत फैलाना है, क्योंकि इन्हें ये लगता है, उसका कारण है, इन्हें ये लगता है कि इससे इन्हें वोट मिलेंगे जी। हर बार हम जो जीते हैं वो नफरत और विभाजन, झूठ और अफवाहों से जीते हैं। अब ये देश की जनता को देखना है कि क्या नफरत, झूठ, विभाजन इनके आधार पे वोट देगी? दे। प्रियंका ने क्या कहा? उसने बहुत बड़ी बात कही प्रियंका ने। कहीं कुछ हद तक डिबेटेबल भी है, वो बहस भी होगी कि सब आपने कहा कि ये इतनी बड़ी चोरी नहीं थी, ये इतनी बड़ी चोरी नहीं थी, सारी चोरियां उन्होंने जो गिनाई। लेकिन बात सही है उनकी कि अगर तुम नौजवानों के सपने ही चुरा लोगे तो देश हार जाएगा, देश ही खत्म हो जाएगा। और कांग्रेस देश को हारने नहीं देगी। आज प्रियंका बहुत ही तेवर के साथ थी। उन्होंने कहा, सत्ता पक्ष के लोग चिल्ला रहे थे कि कांग्रेस बोल रही है ये। प्रियंका ने कहा कांग्रेस बोल रही है ये, हाँ कांग्रेस बोल रही है ये। वो जवाब दे गृह मंत्री, जवाब दे प्रधानमंत्री। देंगे जवाब इसका प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी इसका जवाब देंगे। और उन्होंने वही राहुल की बात बार बार दोहराई, गोली मारने का आदेश किसने दिया? जी। ये जो बात हो रही है, ये तो ऐसे कितने ही डीएसपी और एएसपी को और जो आरपीएफ के चीफ हैं उन सबको बलि का बकरा बनाया जाएगा कि इन्होंने आदेश दिए थे। ये आदेश कोई नहीं दे सकता, आदेश ऊपर से ही आते हैं। अभी कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव ने कहा था
कि पुलिस अधिकारियों, सुरक्षा बल के अधिकारियों, होशियार हो जाओ, आपने तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। और ये मैसेज आया सबका। हर अधिकारी जानता है, सुरक्षा बल के अधिकारी जानते हैं कि बाद में उन्हें बचाने कोई नहीं आएगा। मुकदमे सालों साल चलते हैं, हमने जाने कितने ऐसे मुकदमे देखे हैं, आज भी चल रहे हैं, कोई नहीं बचाता। बाद में उनकी नौकरी जाती है, उनकी पेंशन रुक जाती है, गिरफ्तारी हो, जेल भी जाना पड़ता है, सजा भी होती है, आदेश ऊपर से आते हैं। जी शकील जी, थोड़ा रोकना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट बाइट आई है अभी सौरभ दास की, और सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगी थी और सुप्रीम कोर्ट का जो अंतरिम आदेश है उस पर सौरभ दास की बाइट बहुत महत्वपूर्ण है। जरा सुन लेते हैं, आता हूँ आपके पास दोबारा, जरा सुनिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ युवाओं के हित में कर रही है तो हम वेलकम करते हैं ऐसे ऑर्डर्स को या जजमेंट्स को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो कर रही है वो अपने तरीके से कर रही है, अपने आइडिया के हिसाब से कर रही है, वो करते रहे। हम लोग ग्राउंड पे थे बहुत टाइम से, हम लोगों की कुछ डिमांड्स थी एंड वो डिमांड्स पूरे होने चाहिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। हमारा जो एक जो की डिमांड था वो था कि एफआईआर सारे विड्रॉ होंगे सारे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ, एंड फ्यूचर में भी कोई ऐसे एक्शन, रिटेलिएटरी मेजर, कोई भी एक्शन सरकार नहीं लेगी किसी भी प्रोटेस्टर के खिलाफ। अगर एंड ये लिखित में जो रिटर्न गारंटी होना चाहिए वो आ जाना चाहिए आज तक, मतलब कि ट्यूसडे तक आ जाना चाहिए। तो जितने भी सारे डिटेनीज थे, अरेस्टीज थे, उन सबको फ्री करना चाहिए, ये हमारा एक मुख्य डिमांड था। अब अगर उस पे हम लोगों ने ये नहीं बोला कि कोई माइनर है तो तभी आप उसको रिलीज करिए, या किसी के ऊपर पहले से एफआईआर है तो उनको मत रिलीज करिए, ये सब हमारा कोई डिमांड नहीं था। एंड सरकार को भी समझना चाहिए कि हमारा जो डिमांड है वो जैसा गारंटी दिया था, जैसे देश के सामने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों मिनिस्टर्स ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे जो एग्री किया था, वैसे ही डिमांड आपको रखना पड़ेगा। अभी अगर सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि जिनके ऊपर एफआईआर्स है पहले से उनको मत छोड़िए, तो वो हमें मंजूर नहीं है। हमारा जो डिमांड है वो क्लियर है एंड उसी के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि उसी चीज पे एग्रीमेंट भी हुई थी। जी, क्योंकि आपने अभी मेंशन किया कि आज ट्यूसडे तक वो आ जाना चाहिए था, जो बातचीत वाला था, तो अभी उसमें कुछ वेट आप कर रहे हैं या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज आ ही जाएगा, और उसको लेकर थोड़ा सा देखिए, कल हमें बहुत सारे पैनिक रिपोर्ट्स मिल रहे थे, स्पेशली बिहार से, कि बहुत सारे बच्चों को डिटेन किया जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है। तो इसके वजह से हमें लगा कि शायद सरकार अपने गारंटीज पे अमल नहीं करेगी। इससे हम लोगों ने कल शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया एंड उसमें हमने ऐलान किया कि अगर सरकार अपना जो उन्होंने जबान दिया है वो नहीं रखती है तो हम फोर्स हो जाएंगे फिर से एक बड़ा प्रोटेस्ट कॉल करने का दिल्ली में। तो फिर क्या हुआ कि कुछ घंटे बाद सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है उन्होंने रीच आउट किया, उन्होंने बोला कि बातचीत करनी है, तो हम मिले, रात 10 बजे मिले, 1 बजे तक वो मीटिंग चली एंड उसमें यही डिसाइड हो रहा था कि कैसे रिलीज होंगे, कौन कौन गवर्नमेंट ऐसे गारंटी रिटर्न गारंटी वो लोग नोटिफिकेशन निकालेंगे। आपने देखा कि बिहार ने भी निकाला, असम ने भी निकाला, तो हम लोग उसी चीज पे चर्चा कर रहे थे कौन कौन से ऐसे स्टेट गवर्नमेंट्स होंगे जो निकालेंगे एंड क्या लैंग्वेज यूज होना चाहिए उसमें, क्योंकि हमें यही आशंका थी कि अगर हम लोग कुछ केवियट डाले या कंडीशंस डाले कि पहले के एफआईआर्स नहीं होने चाहिए या पीसफुल प्रोटेस्ट, मतलब कि पीसफुल वर्ड यूज किया, तो फिर पुलिस के पास पूरे पावर्स आ जाएंगे कि किसी को भी जो वो पसंद नहीं करते उसको नॉन पीसफुल प्रोटेस्टर बोल देंगे। तो हमने बोला कि सारे प्रोटेस्टर्स जो भी इस मूवमेंट में जुड़े थे उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं होना चाहिए, एफआईआर विड्रॉ होने चाहिए, फ्यूचर में भी कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा था अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, आज ट्यूसडे है, आज डेडलाइन है। सरकार जितना मुझे लगता है कि अमल तो करना चाहिए सरकार को, हम लोग अभी भी वेट कर रहे हैं फाइनल जो नोटिफिकेशन है इन सारे स्टेट से, एंड दिल्ली पुलिस जो एलजी है वो निकालेंगे एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एजेंसीज है सारे, उसके लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन निकालेगी। तो हम लोग अभी वेट कर रहे हैं इस चीज का एंड आशा है कि वो करेंगे। लेकिन इसीलिए मैं बोल रहा हूं
कि सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ कंडीशंस डाल रहा है तो वो हमें मंजूर नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ भी बोले तो वो इन एडिशन टू आवर डिमांड्स होने चाहिए। हम लोगों ने जो बोला वो होना चाहिए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो बोले, जो रिलीफ दे, वो सरकार को कंप्लाई करना चाहिए। ये हमारी डिमांड है। तो सुन रहे थे आप यहां पर साफ साफ सौरभ दास जो कह रहे हैं। इसके अलावा सौरभ दास ने एक इम्पॉर्टेंट इन्हीं चीज़ों को लेते हुए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन नहीं बल्कि अलर्ट कहें वो जारी किया है सरकार के लिए। ज़रा क्या कुछ कह रहे हैं उसमें ज़रा वो भी आपको दिखाना चाहता हूं। यहाँ साफ साफ कह रहे हैं सौरभ दास की सीजेपी विरोध प्रदर्शन से जुड़ी पीआईएल यानी जनहित याचिकाओं पर भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित अंतरिम आदेश जो है, अंतरिम आदेश पूरे देश के लिए खतरे की घंटी होना चाहिए। खासकर निर्देश नंबर 4 जो सरकारों को मौजूदा एफआईआर्स पर आगे बढ़ने और जांच करने की अनुमति देता है, बहुत गंभीर चिंताएं पैदा करता है। ये निर्देश भारत सरकार द्वारा 25 जुलाई 2026 को देश के युवाओं को दिए गए उस पक्के आश्वासन और गारंटी के बिल्कुल उलट है जिसमें कहा गया था कि एफआईआर्स वापस ले ली जाएंगी और शांतिपूर्ण आंदोलन में भाग लेने के लिए किसी भी प्रदर्शनकारी को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से निशाना नहीं बनाया जाएगा। उसी पक्के आश्वासन के भरोसे और पूरी ईमानदारी के साथ कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना देशव्यापी विरोध प्रदर्शन वापस लिया था। यहाँ कह रहे हैं अब हमें ये पक्का डर है कि भारत सरकार और बीजेपी शासित राज्य भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के इस आदेश का इस्तेमाल और उसे हथियार बनाकर अलग अलग प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर्स जारी रख सकते हैं और उन्हें बहुत परेशान कर सकते हैं। पहले दिन से ही हमारी यही चिंता थी कि शांतिपूर्ण विरोध को निशाना बनाकर राजनीतिक मकसद हासिल करने के लिए अदालतों का इस्तेमाल सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। उतनी ही चिंता की बात यह भी है कि सरकार के वकीलों ने इस अंतरिम आदेश का विरोध नहीं किया, जबकि इस केंद्र सरकार को अच्छी तरह पता था कि सीजेपी के साथ बातचीत या आश्वासन कल देर रात तक जारी थे और 25 जुलाई को ही ये एक पक्का समझौता हो चुका था। इसीलिए अदालत का ये जानकारी के बिना दिया गया आदेश पूरी तरह से अस्वीकार्य है, साफ कहना है। हजारों युवा छात्रों और प्रदर्शनकारियों को दिए गए पक्के सार्वजनिक आश्वासन को बाद की कानूनी गतिविधियों के जरिए चुपके से कमजोर, कमतर या बेमतलब नहीं किया जा सकता। इससे सिर्फ जनता का भरोसा टूटता है। किसी भी स्थिति में अंतरिम आदेश में ऐसी कोई बात नहीं है जो भारत सरकार या संबंधित बीजेपी या एनडीए शासित राज्य सरकारों को एफआईआर वापस लेने या शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई न करने का फैसला करने से रोके, जैसा कि बिहार और असम की सरकारों ने किया है। ऐसे मामलों को वापस लेने या आगे न बढ़ाने का अधिकार कार्यपालिका के पास ही रहता है। कोर्ट ने ये अनिवार्य नहीं किया है कि सरकारों को एफआईआर पर कार्रवाई जारी रखनी ही होगी। ऐसा सोचना आदेश का जानबूझकर गलत अर्थ निकालना होगा। सरकार को 25 जुलाई को दिए गए वादे के पीछे हटने के लिए कोर्ट के आदेश का बहाना नहीं बनाना चाहिए। ये बात यहां पर, और इसीलिए हम मांग करते हैं कि भारत सरकार और संबंधित बीजेपी एनडीए राज्य सरकारें इस पक्के वादे की शर्तों को तुरंत सुप्रीम कोर्ट के सामने चल रही कार्रवाई में रखें, ताकि देश के युवाओं के लिए किए गए वादों के बारे में पूरी पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और कोर्ट भविष्य में इस पर सोच समझकर आदेश दे। भारत के युवाओं ने नेक नियत से यह समझौता किया था, उस भरोसे को तोड़ा नहीं जाना चाहिए। संवैधानिक महत्व वाली संस्थाओं का कभी भी राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए और न ही गारंटियों को पूरा न करने के लिए उनका हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। भारत सरकार के लिए अपनी गारंटियों को पूरा करने का समय सीमा आज खत्म हो रही है। हम एक बार फिर सरकार से अपील करते हैं कि वो अपना हर वादा पूरा करे, एफआईआर वापस ले, ये सुनिश्चित करे कि किसी भी प्रदर्शनकारी के खिलाफ भविष्य में कोई दंडात्मक कार्रवाई न हो और उस वादे का अक्षरशः और उसकी भावना के अनुरूप सम्मान करे जिस की वजह से प्रदर्शन खत्म हुआ था। ऐसा न होने पर, और जैसा कि पहले ही घोषित किया जा चुका है, कॉकरोच जनता पार्टी के पास उन छात्रों और युवा प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा के लिए अपना देशव्यापी विरोध प्रदर्शन फिर से शुरू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा, जो न केवल अपने लिए बल्कि इस देश के भविष्य के लिए खड़े हुए थे। जो सरकार अपना वादा तोड़ती है वो युवाओं के चुप रहने की उम्मीद नहीं कर सकती। अगर गारंटियों का सम्मान नहीं किया गया तो भारत की सड़कें एक बार फिर युवाओं
किसानों की आवाज बन जाएंगी। ये बात यहां कही गई है सौरभ दास की तरफ से, कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से। एक महत्वपूर्ण बात यहां पे आप लोगों के सामने रख रहा हूं, लेकिन इसके साथ साथ अभी आपने बाइट भी सुनी, इसके साथ साथ एक दूसरी खबर भी, और वो भी महत्वपूर्ण हो जाती है। यहां पर दूसरी बात जो है वो आती है सीधे सीधे कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से ही, और वो बात महत्वपूर्ण इसलिए होती है क्योंकि वहां पर ट्रक से भरे पत्थरों से भरा हुआ ट्रक पहुंचा था। आपको याद होगा प्रशांत जी, हम लोग शुरुआत के दिनों में जब 4-5 दिन पहले गए थे तो एक ट्रक बिल्कुल जंतर मंतर पे, जहां पर ये प्रदर्शन हो रहा था, उस समय भीड़ कम थी, वहां एक ट्रक रखा हुआ था, उस पर पत्थर थे, हम लोगों ने भी देखा था, पत्थर, ईंट पत्थर सब थे। हम लोगों को भी समझ में नहीं आया कि ये आखिर क्या है। तो इस पर एक खुलासे के साथ कॉकरोच जनता पार्टी ने अभी से 2 मिनट पहले ट्वीट किया, सिर्फ 2 मिनट पहले। कहना है ये खुलासा करते हुए कि जंतर मंतर पर हमारे विरोध प्रदर्शन स्थल के पास पत्थरों से भरा रहस्यमय ट्रक रखा गया था। वही वाहन था जिसे 25 जुलाई से 4 दिन पहले मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। आप लोगों ने भी देखा है प्रशांत जी और अमलेंदु जी, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये 4 दिन पहले रखा हुआ था। दिल्ली पुलिस ने जब्त कर लिया था, 4 दिन पहले जब्त किया था और हिरासत में रखा गया था। लेकिन ये वहां कैसे पहुंचा? इस सनसनीखेज जांच से हमारी आशंकाएं पुष्ट होती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये एक शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रदर्शन को बाधित करने के लिए, हिंसा भड़काने के लिए और निर्दोष नागरिकों को फंसाने का सुनियोजित प्रयास था। पत्थरों से भरे जब्त वाहन को शांतिपूर्ण सभा में जो वहां चल रही थी उसमें ले जाने का आदेश आखिर किसने दिया? दिल्ली पुलिस को तुरंत जवाब देना चाहिए और उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की विशाल जनसभा में पत्थर रखने का फैसला किया था। अब देखिए, यह शांतिपूर्ण सभा हो रही थी और पत्थर रखने का फैसला किया गया। वहां पत्थर से भरा हुआ एक ट्रक लाकर रखा गया। वो ट्रक खुला हुआ था और अभी भी मुझे ध्यान है कि ग्रे कलर में उसकी ट्रॉली जो थी ग्रे कलर से रंगी हुई थी, उसमें पत्थर और ईंट और वो उसको क्या बोलते हैं, डंपर बोलते हैं, वो डंपर में रखा हुआ था। ये अपने आप में सनसनीखेज खुलासा है। हमने तो अपनी आंखों से देखा है। वहां पर बिल्कुल जैसे ही गेट से, जंतर मंतर साइड से गेट से घुसते हैं, 2 गेट है, केरला हाउस की तरफ से है, पटेल चौक मेट्रो की तरफ से, और दूसरा उधर से है जंतर मंतर की तरफ से। जंतर मंतर के बिल्कुल मेन गेट के पास रोड पर किनारे ये ट्रक लगाने, डंपर लगाने का क्या मतलब था? ये भी एक सनसनीखेज खुलासा और दिल्ली पुलिस से पूछा गया है। तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। शकील जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। 2 चीजें आपके सामने रख रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और साफ सीधा अल्टीमेटम है। शकील जी, सीधा अल्टीमेटम, बात मानिए, सुप्रीम कोर्ट के भूल भुलावे में नहीं। हमारी आपसी बातचीत हुई थी, उस बातचीत पे अमल कीजिए, वरना हमारे पास फिर से सड़क पे उतरने का रास्ता खुला हुआ है। राजीव जी, जेंटलमैन प्रॉमिस, ये तो हमारे बच्चे हैं और वो देश की सरकार है। देश की सरकार अगर अपने बच्चों से किया हुआ वादा पूरा नहीं करती है तो देश की सरकार को शर्म आना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समझौते में भी ऐसी बातचीत होती है, जेंटलमैन प्रॉमिस कहा जाता है इसको। एक बार जो बात हो गई वो हो गई, लिखित हो बाद में हो जाएगी। सरकार से, प्रशासन से हमेशा छात्रों की, दूसरे लोगों की जीत होती है, वो मान्यता होती है उसकी। लेकिन सरकार अगर उसको तोड़ रही है तो ये जो सौरभ दास ने कहा, बहुत ही अच्छी बात को बताया उन्होंने, बहुत ही साफ तौर बताया कि स्टूडेंट के पास फिर कोई और चारा नहीं रहेगा। और आप ये जान लीजिए कि अगर दोबारा ये आंदोलन हुआ तो पहले वाले आंदोलन से बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। ये फिर प्रधान तक नहीं रुकेगा, ये प्रधानमंत्री तक जाएगा। राहुल गांधी कह चुके हैं कि जाना प्रधानमंत्री को होगा। तो इसलिए ये जो चीजें हैं सारी की सारी, ये उसी दिशा में जा रही हैं जिस दिशा में कोई चाहता नहीं है। बिल्कुल। भारत के जेन जी ने एक बड़ा, हमने कल भी बताया था इस बात को, और जिन लोगों ने देखा है वो सब जानते हैं कि पूरे अनुशासन में रहकर, सेल्फ डिसिप्लिन में रहकर काम किया है। ये पत्थरों से भरा ट्रक इसीलिए रखा गया था, ये पहुंचाया गया था वहां पे, ये सब जानते हैं इस बात को। ये बहुत ही खतरनाक तरीके से इस आंदोलन को ये डील कर रहे हैं
और इसमें जो भी टीजी मोहनदास का बताया, और टीजी मोहनदास का उसको सपोर्ट कौन कर रहे हैं? इसी तरह की बातें करके निशिकांत दुबे, इसी तरह की बातें करके कंगना रनौत। कंगना रनौत तो कह रही है कि जेन जी का मतलब होता है जैन गटर, जी, गटर की पीढ़ी, गटर वाली पीढ़ी, गटर में रहने। इसका क्या असर होगा बच्चों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, बच्चों के अभिभावकों के ऊपर, बच्चों के शिक्षकों के ऊपर क्या असर होगा? फिर आप कहेंगे कि ये आंदोलन कर रहे हैं। इस तरह की भाषा यूज करके आप मोदी के खिलाफ काम कर रहे हैं। भाई पता नहीं कि ये क्या क्या हो रहा है। ये क्या ये प्रधान के हटने से संतुष्ट नहीं है? जो कहा था, ये देखिए, अखिलेश ये तस्वीर देखिए, ये इसमें पत्थर है, हाँ बिल्कुल इसमें पत्थर है, ये दिख रहा, ये डंपर पत्थर। ये सबको मालूम था राजीव जी। कई चीजें आंदोलन के दौरान ऐसी होती हैं जिसपे हाईलाइट नहीं हो पाती। जो ला के रखा हुआ, कौन ला के? वो भी सभा स्थल पे, सभा स्थल पे इतना सारा चल रहा था, हाईलाइट हुई थी ये उसी टाइम, उस टाइम हुई है हाईलाइट। इसकी खबरें आई हैं लेकिन उतनी नहीं हो पाई, क्योंकि कोई इस आशंका को सोच नहीं रहा था कि पुलिस दिल्ली के अंदर, ये प्रदेशों में होता है, ये जिलों में होता है, राष्ट्रीय राजधानी में भी ऐसा किया जा सकता है। ये लोग सोच नहीं रहे थे। लोग देखिए अपनी सरकार के ऊपर, भारत सरकार के ऊपर विश्वास करते हैं, चाहे उसको चलाने वाला कोई भी हो। लोग कहते हैं नहीं, हमारे देश की अपनी सरकार है, ये ऐसा नहीं कर सकती। सब कुछ हो रहा है, फिर भी अभी भी लोगों को भरोसा है कि ऐसा नहीं करेगी, इस हद तक नहीं जाएगी। पता नहीं ये लोग किस हद तक जाने को तैयार हैं, क्या देखना और दिखाना चाहते हैं देश को। मतलब आप सोचिए कि छात्रों को जिस तरह से मारा गया, पीटा गया, पेलेट गन, करंट लगाने वाले लोहे की रॉड से, और लड़कियों के साथ शर्मनाक तो कुछ हो नहीं। जी, उसके खिलाफ ये था, वो कह रही गटर पीट। जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत जी क्या कहेंगे? अब तमाम घटनाक्रमों में तेजी से बदलाव देख रहे हैं आप। देखिए, जो ट्रक आप दिखा रहे हैं, हम लोग वहाँ बहुत दिन गए हैं राजीव जी, और परसों नरसों तक गए हैं। जब ये आंदोलन खत्म हुआ तब तक गए हैं। उसके आसपास की रोड है, संसद मार्ग है, अशोक मार्ग है, अशोक रोड है, रायसीना रोड है, मानसिंह रोड है, जनपथ है। किसी रोड में क्या सड़क बनाने का कोई काम चल रहा था? आपने देखा कभी? ये ट्रक वहां क्या कर रहा था? देखिए, इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम रिटायर्ड जज के अध्यक्षता में जांच कमेटी बनाना चाहते हैं। इसको तुरंत किसी क्रेडिबल जज को, जिसका कि पास रिकॉर्ड अच्छा हो, ऐसे किसी जज को नहीं कि जिनका विवादित ट्रैक रिकॉर्ड रहा हो, लेकिन जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, उस जज को की अध्यक्षता में बनाना चाहिए। और उसकी ओपन हियरिंग जैसे सुप्रीम कोर्ट की होती है वैसी होनी चाहिए, कि लोग आए, अपनी टेस्टिमोनीज दें, वो कैमरे में रिकॉर्ड हो, उसकी लाइव स्ट्रीमिंग हो, दुनिया देखे कि क्या बात हो रही है। बहुत पारदर्शी तरीके से उसकी जांच होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो जांच होती है कमीशन की, उसकी लाइव स्ट्रीमिंग होती है, सब लोग देखते हैं। और उसमें ये भी बात आएगी कि ये जो ट्रक आप दिखा रहे हैं, आप देखिए कि 20 जुलाई को ये कांड होता है दिल्ली में। 17 जुलाई को सतीश गोलचा जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर थे, उनका टेन्योर खत्म करने से पहले उनको हटा दिया गया। टेन्योर खत्म तो दूर की बात है, 2 साल नहीं, इसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार किसी भी पुलिस कमिश्नर को कम से कम 2 साल हटाने से, यानी 2 साल से पहले आप हटा नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट के आदेश, जी फिक्स्ड टेन्योर है, 2 साल का ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। उसकी अवहेलना की सरकार ने, होम मिनिस्ट्री ने, और पता भी नहीं चला गोलछा साहब को। वो तो एक वन महोत्सव में थे, पौधे लगा रहे थे, जी, उनको हटा दिया। तो 17 तारीख को, यानी 3 दिन पहले या 2 दिन पहले, सतीश गोलचा को दिल्ली पुलिस कमिश्नर पद से हटा दिया जाता है।
टेन्योर के बीच में डाला जाता है और अनुराग कुमार लाए जाते हैं। क्यों लाए जाते हैं? क्या सतीश गोलचा ने मना कर दिया था कि हम पैलेट गन नहीं चलाएंगे? क्या वो इस बात पे राजी नहीं थे? क्या योजना थी कि पैलेट गन चलानी है, लाठियां चलानी है, शॉक बैटन चलाने हैं, करंट लगाने वाले डंडे चलाने हैं? क्या ब्रूटल तरीके से पुलिस का छात्रों के ऊपर इस्तेमाल होना है, जिसको पिछले पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा शायद राजी नहीं होंगे, तभी उनको हटा दिया गया उनके टेन्योर के पहले। तो किसने हटाया है? ये अमित शाह ने हटाया, होम मिनिस्ट्री से हटाए जाते हैं। तो ये जो पूरी घटनाक्रम है, इसके सीधे तार जुड़ते हैं दिल्ली में जो हुआ है कि 48 घंटे पहले पुलिस कमिश्नर क्यों हटाए गए। तो ये जब जांच होगी तो ये सब बातें सामने आएंगी कि पिछले पुलिस कमिश्नर ने क्या कहा, उनको बुलाया जाएगा, उनकी टेस्टिमनी होगी कि आपकी क्या योजना थी, कैसे आप क्राउड मैनेजमेंट करते। नए पुलिस कमिश्नर की टेस्टिमनी होगी कि आपने क्यों किया ये सब, किसके आदेश पे किया। वो पुलिस अधिकारी डीसीपी जो थप्पड़ मार रहा लड़की को, वो कैसे मार रहा है, वो आईपीएस कैसे, वो पुलिस वाला जो है वो प्राइवेट पार्ट में डंडा से हमला कर रहा है किसी लड़की के, तमाम और जो पैलेट गन चल रही हैं, सब बातें आएंगी सामने। तो ये जांच कमेटी बननी चाहिए। और दूसरी बात की जो पॉलिटिकल सेंस है, लोग बड़े बड़े कॉलम लिखे जाते हैं कि मोदी साहब को बड़ा पॉलिटिकल सेंस है। मुझको लगता है कि अभी तक कॉरपोरेट और मीडिया और इन सब के जरिए इनको बनाया हुआ था। मोदी साहब को चुनाव इनको जितवाए जाते हैं। पॉलिटिकल सेंस अगर होता उनको तो आज पार्लियामेंट में आते, अब तक इसमें हस्तक्षेप करते, अपनी इमेज जो है वो ठीक करते रील्स बनाने के अलावा। ये जो जेनजी है, जो युवा है आज का, वो इन सब झांसों में नहीं आएगा कि आप कुछ भी करते रहो और वो मान लेगा। वो बहुत नए तरीके से चीज़ों को देखता है, उस टेक्नोलॉजी से उसका वास्ता है। उसको आप ये सब नहीं दिखा सकते कि कुछ भी आपने किसी बयान दिलवा दिया, कोई कंगना रनौत से कुछ कहलवा दिया तो वो डर जाएगा। ये सब तरीके अब नहीं चल पाएंगे। नए तरीके की राजनीति होगी और उसमें देखिए पार्लियामेंट में जो हो रहा है सो हो रहा है। पार्लियामेंट में तो जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं। जंतर मंतर पर तो जनता खुद थी। जनता का अगर आप आदेश नहीं मान रहे हैं तो फिर आपकी पॉलिटिकल समझ को क्या कहा जाए। जी, यहाँ पे खबरें और विजुअल्स देख रहा हूँ, खासकर सोशल मीडिया पे। अब चुन चुन के उन लोगों को जो प्रोटेस्ट में गए थे, उन लोगों को पीटा जा रहा है। जी जी शकील जी, आपके पास आ रहा हूँ। उनको पीटा जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है, प्लान किया जा रहा है, कुछ लोगों के घर खोजे जा रहे हैं। ये सब कुछ चल रहा है। बहुत सारे वीडियो विजुअल्स ऐसे आ रहे हैं। खैर शकील जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? जी हाँ, एक्सपंज कर दिया प्रियंका गांधी का। एक्सपंज कर दिया, देखिए एक्सपंज कर दिया प्रियंका गांधी का। इससे पहले कि ऑथेंटिकेट कर पाए, उससे पहले इतनी जल्दी कभी नहीं होता है, आपको भी मालूम होगा जी। इतनी जल्दी कभी नहीं करते हैं ना, जितनी जल्दी पढ़ा जाता है। वो सारा का सारा जो था वो कर दिया। उस साथ में जो है थोड़ा बैलेंस करने के लिए निशिकांत का भी कर दिया। जो निशिकांत ने उसके बाद कहा था कि मैं अपनी बात पे कायम हूँ, हाँ मैंने कहा था, मैं फिर उसको दोहरा रहा हूँ, फिर दोहराई थी उस बात को दिया। इसके साथ उन्होंने गोली का भी काफी हिस्सा कर दिया। तो वो जो है काम शुरू हो गया है। अब प्रियंका गांधी के ऑथेंटिकेट करने का भी कोई मतलब नहीं बचा, तो वो काम उन्होंने कर दिया है। क्योंकि प्रियंका गांधी ने जो बात कही थी वो तो आप कर सकते हो, लेकिन राहुल गांधी ने संसद के बाहर बात, सदन के बाहर बात कही है। राहुल सदन के बाहर कह चुके हैं, संसद परिसर में ही उन्होंने कहा है, भाई हाउस में नहीं कहा है। उसको आप एक्सपंज नहीं कर सकते, वो नहीं हटेगी। राहुल ने इसीलिए इस बात को कहा था। सबको मालूम था ये बात कि सरकार जो है इसको खत्म करवाएगी। इस मांग भी करी थी किरण रिजिजू ने कि इसको कार्रवाई से हटा दिया जाए, लेकिन इससे कुछ होता नहीं है। ये पूरे देश को मालूम पड़ गया
और इस तरह की एक बात नहीं, बहुत सारी बातें हैं जो हमने बताया कि टीजी मोहनदास से अपने आप को आरएसएस को अलग करना पड़ा। वो कांग्रेस इस बात को जानती है, इसीलिए आज वो राष्ट्रीय सम्मेलन कर रही है आरएसएस के ऊपर। देखिए, सुबह के टाइम में राहुल गांधी ने सिर्फ मोदी के लिए बोला था कि मोदी जी पास्ट हो गए, अतीत हो गए। लेकिन उसी दिन सेम डे शाम को राहुल गांधी ने दोबारा बोला, दूसरी बार बोला कि मोदी जी और आरएसएस पास्ट हो गए। क्योंकि राहुल गांधी जानते हैं कि मोदी जी कुछ नहीं है, जो कुछ है वो आरएसएस ही है। ये जो बात हो रही है कि शिक्षा मंत्री नया बनाए आरएसएस के, सब आरएसएस के हैं। जिसको भी ये जिम्मेदारी देंगे वो इसी तरह काम करेगा। और दूसरे, ये जो एक सवाल आ रहा है कि साहब इन्हें क्यों बनाया जोशी जी को? अरे भाई, इनके पास कोई है ही नहीं है, कहां से लाएंगे? नंदन नीलकणी कितने लाएंगे? इनको बाहर से ही सब कुछ लाना पड़ेगा। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं देख रहा हूं, आप सही कह रहे हैं कि यहाँ पर मेरे पास भी आ गया है प्रियंका गांधी के बयान को भी, और हालांकि थोड़ा बैलेंस करने के लिए निशिकांत दुबे के बयान को, लेकिन ये सब चलता रहेगा। संसद के अंदर आप जो भी कीजिए, संसद के बाहर राहुल गांधी या प्रियंका गांधी जो बातें कह रहे हैं, इधर कॉकरोच जनता पार्टी भी अभी थोड़ा एक्टिव इसलिए नज़र आ रही है, होना भी चाहिए, क्योंकि अगर ये धोखेबाजी अगर होगी तो फिर शायद दोबारा यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि ये आंदोलन एक बार फिर से सड़कों पर हमको दिखाई दे। चलिए, आज इस चर्चा को यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया शकील जी, बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, हमारे दो साथी और जुड़े थे, अमलेंदु जी और प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।